अच्छा होगा तो भर भर के छापो, बुरा होगा तो जिक्र मत करो। कुछ और टॉपिक पे बात हाँ, करो। अब जैसे कई बार कहते हैं पूरी दुनिया में वैसे कहीं कुछ भी हो रहा हो, फर्क नहीं। अब उस बंदे का ये देखो सिस्टम है, ठीक है, कि बाहर अगर कहीं पे कुछ हो गया, भूकंप आ गया, किसी का घर गिर गया, पूरी सपोर्ट के साथ पहुंच जाएगा, पूरी एयरफोर्स लेके, ये लो वो लो भाई, पूरी दुनिया में नाम करना। और यहाँ वैसे कोई मर रहा होता है, मार देना। यहाँ कांग्रेस तो पार्टी डिग्री भी तो कर बॉलीवुड के एक्टर्स को उतार रही है अपने एडवर्टाइजमेंट में। दे, यहाँ खत्म हो गई है, अभी कुछ नहीं वो हो हो सकता। नहीं, मतलब बीजेपी की पावर बहुत ज्यादा है। देखो सीधी सी बात है, जब तक क्या होता है ना कंपटीशन में, जैसे मूवी देखते हो ना, जैसे एक फोर्स मूवी का एग्जांपल देता हूँ, उसमें विद्युत जामवाल, बॉडी बिल्ड फिजिक में बंदा, बिल्कुल आपका जो है, क्या नाम है उसका एक्टर जॉन। का, जॉन इब्राहिम, उसके जैसा ही है। मतलब जब उनका फर्स्ट फोर्स आई थी, तो अगर आप देखोगे दोनों का फेस हो तो पता नहीं चलता, ऐसा लगता है मिरर जैसा हम लोग देख रहे हैं। तो जब तक दो कॉम्पिटिटर टक्कर के ना हो, तब तक कुछ नहीं होता। ये जो भी गवर्नमेंट चली, एक तरफा गवर्नमेंट है, कोई है ही भी सामने। तो इसकी कहावत है ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, चलते जाओ। बीजेपी का सामना करने वाला कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली बहुत exactly. बड़ी तो जब तक कोई ताकत इंडिया में। बहुत तगड़ा बंदा ना आ जाए, या जैसे इन्हीं के अंदर से कोई बंदा स्प्लिट होकर सामने ना आ जाए, हाँ, इन्हीं तब में से तक एक आ जाना। कुछ नहीं हो सकता। तभी तो सब जेल में पड़े हुए हैं। अब देखो वैसे इलेक्शन का टाइम आया, वैसे उठा के उसको अंदर रख दिया। और उन्हें अभी पता था सर इसकी ये। 1 मई को उसकी सुनवाई है ना, शायद बाहर निकाल अभी रैली नहीं करते नहीं, फिर निकाल देंगे सर रैली है इस साल ना। पूरे चेहरे खा जेल, लेंगे। जेल का जवाब कोर्ट से। क्लियर था सर। तो वो भी सर अभी अंदर आप ये बैठा सोचो है कि तो कितने सब दिन वोट पहले है इसके ऊपर कोर्ट से। एलिगेशन लगा था लिकर मामले में ना, तो वो भी तो लेकिन तब चलेगा। से नहीं उठाया उसको। उन्होंने कहा जब इलेक्शन आएगा तब बंद करेंगे, तब उठाएंगे इसको। उठा लिया। केस तो इतने टाइम से चल रहा है। और क्या। तो ये होता है भाई साहब कि सही टाइम पर बंदे की फील्डिंग बैठा, नाव खेल दिया। उसकी ऐसी फील्डिंग सेट करी भाई साहब कि अब करो। अब उसके बाहर वाले बंदे का ढंग के होंगे तो वो इलेक्शन ढंग से खेल लेंगे, नहीं तो खत्म। बस यही मेरी बात है। लेकिन देखो एक चीज़ है जो उसकी पॉलिसी में गलत है केजरीवाल की, उसने स्कूल सिस्टम दिल्ली का बहुत अच्छा किया, ठीक है, उस चीज़ के लिए काबिल तारीफ, मतलब 100 में से 100 नंबर। अब टीचर चेंज नहीं करेंगे सर। बट वही तो मैं उसी पॉइंट बता रहा हूँ ना, तो उसने वो चेंज किया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे दिया, एक अलग चीज़ है, लेकिन एजुकेशन का लेवल भी तो बूस्ट करो। दूसरा जो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये कि एक आम आदमी को वो और गरीब बना रहा है। देखो सीधी सी बात है, देश गरीब कैसे होता है, जब मैं तो बोलूँ कि मैं तुम्हें फ्री दे रहा हूँ, वही तो और श्रीलंका फ्री वाला का जो हाल है। नशा है ना वो इतना बेकार है कि भाई साहब इसका जवाब नहीं। लीटर एक पानी लीटर ये सब। ठीक है, वही मैं श्रीलंका अब वाला वो हाल है दिल्ली में पंजाब। तो कर ही रहा था, कहता पंजाब पहुंच गया भाई साहब, पंजाब भी हाँ, पहुंच कि मैं गया। तुम्हें उड़ीसा में वहां दे दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी थी। गया तो गुजरात में भी सोचो था वो। कि भाई साहब तुम जनता को तो खुश कर दोगे, लेकिन सोचो कि वो आज देश की पे कर्जा डाल दिया। दिल्ली के जल बोर्ड में लोगों के पास, वो जल बोर्ड के पास आज के डेट में अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने का पैसा नहीं है। अब बताओ ऐसी फ्री का क्या फायदा। अब आज की डेट में अगर दिल्ली के अंदर लोग बसेस में फ्री जा रही हैं फीमेल, ठीक है, तो उसके पैसे तुम्हारे मम्मी डैडी भाई पे कर रहे हैं, डायरेक्टली वही है। इनडायरेक्टली, जाता जेब तो वही अपनी ये से ही है टैक्स ना, बढ़ा रहे हैं। सीधी सी ऑब्वियस बात सी बात है, कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। ये सिस्टम। तो इसलिए फ्री का तो जहाँ भी कोई बोले ना, चाहे 1 रुपये कीमत रख दो किसी चीज़ की, लेकिन उसको बिल्कुल फ्री कभी नहीं करना चाहिए, उसको तो बहिष्कार करो भाई, नहीं चाहिए। सस्ता कर देना चाहिए ताकि कोई भी सस्ता। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, उसने अपने टाइम में जब तक उनकी गवर्नमेंट रही, उन्होंने फ्यूल हमें बड़ा सस्ता दिया, लोग खुश। बीजेपी जो थी उन्होंने कहा अगर ये 55 का दे सकते हो, हम 35 का दे सकते हैं, ठीक है, फ्री में सही गैस है। फ्री में दे देंगे। इन्होंने ये बोला भी कि हम 35 में पेट्रोल देंगे तुम्हें, लेकिन इन्हें हकीकत बाद में पता चली जब ये सत्ता में है कि भाई साहब ये तो ऑलरेडी कर्जा दे लेके सस्ते में दे रहे थे हमें। अब ये आज तक से कर्जा उतार रहे हैं कांग्रेस का। बीजेपी वाले। हाँ, तो ऑयल का कर्जा उतार रहे हैं। निकालेगा कौन? जो अगली पार्टी आएगी जो देश चलाएगा वो। तो सोचो कांग्रेस ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने बोला 55 रुपये लीटर का पेट्रोल ले लो, 60 ले लो, लेकिन उन्होंने गल्फ कंट्री से बॉन्ड बना लिए, उन्होंने बॉन्ड खरीदे और उन्होंने बोला हम 10 साल बाद आपको पे करेंगे। 10 साल में हम देश की जनता को समझाया भी महंगाई बढ़ रही है। अब बीजेपी ने क्या करा कि भाई बिजली की कीमत बढ़ गया। अगर ये ऐसे हम उतारते हैं भाई, फिर तुम 20 साल भी देश चला लें, हमारे ऊपर से तो लोन नहीं उतरेगा ही नहीं भाई, तो क्या करें। दोनों बोले भाई एक झटके में पैसा बढ़ा दो। भाई देखो सीधी सी बात है, आज की डेट में गैस 2000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, तुम खरीदोगे क्योंकि तुम्हारे घर में आदत बन चुकी है रसोई गैस की। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिसको बंदा लेगा ही लेगा। तो पेट्रोल उन्होंने एक झटके में 100 पे सेट किया कि 100 से ऊपर मत जाने दो, अपना इतने के अंदर अंदर रखो और बस। तो इन्होंने काफ़ी हद तक उतार दिया,
प्लस उतारने के साथ साथ इन्होंने रिजर्व भी बना लिया इंडिया के अंदर कि मान लो कल को गल्फ से हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो हमारे पास अपना खुद का ऑयल इतना स्टोर हो चुका है इंडिया के अंदर कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने टाइम, और तब तक यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो बीजेपी की जो पॉलिसी होती है वो होती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये लोग अच्छा खेलते हैं। कांग्रेस चलती है शॉर्ट टर्म में, कांग्रेस चलाती सिर्फ दिल्ली को बहुत बढ़िया, पूरा देश खोखला कर देगी, वो सब जगह से कर पैसा लेगी अपने दिल्ली में ले आएगी, ठीक है। और बीजेपी क्या करती है कि हर जगह पर थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर हर जगह पर लगाएगी। जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है चाणक्य नीति में कि अगर तुम्हें किसी देश पे हमला करना है तो अगर तुम सीधे कूदोगे बीच में तो पिटोगे ठीक है, और अगर तुमने बीच तक पहुंचे साइडों से खत्म करते जाओ लोगों को एक एक करके, है ना। जैसे कि एक कहावत है कि भाई अगर थाली में खाना अगर बीच से खाओगे तो हाथ जलेंगे, किनारे से खाओगे तो ठंडा होगा, है ना। तो किनारे से बीच की तरफ जाओ, ये थी चाणक्य की नीति। तो भाई साहब वो सिस्टम था। तो मोदी ने क्या करा भाई, कांग्रेस के टाइम में हमारा सबसे ज़्यादा जो इतना भी आप कह सकते हो डिफेंस बजट जो था वो सब गड़बड़ था। इन्होंने हमारी आउटर जो स्ट्रेंथ है वो पूरी कर दी। सबसे पहले जो 5 साल थे, अभी ये तीसरी बार का इलेक्शन चल रहा है, तो उन्होंने पहले से लेकर दूसरे फेज के अंदर डिफेंस सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया। देश को कुछ नहीं मिल रहा है, अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे बन गए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया, एक दिन के अंदर 100 किलोमीटर का रोड बना के इन्होंने वो भी रिकॉर्ड बना दिया। तो बहुत सारे कीर्तिमान सेट करे हैं। तो हमारे पास तक अगर आप चाहते हो कि दिल्ली के अंदर के लोगों को बेनिफिट मिले आने वाले टाइम में, तो उसके लिए भी 10 साल और लगेंगे, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। जो अंदर से बाहर जाता है वो काम खराब होता है। कि पता चला तुमने अंदर से बढ़िया करके चले, बाहर से लोग घुसे तुम्हें ठोक के चलेंगे तो पहले बाहरी लेवल अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो टेररिज्म के ऊपर जैसे देखो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, ठीक है। आज की डेट में अगर हमें हरिद्वार जाना तो रात में निकलने में डर नहीं, जा सकते हैं। अब से 10 साल पहले की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए सोचना पड़ता था। अलीगढ़ का नाम सुन के तो किसी को नौकरी पे नहीं रखते थे। सीरियस, तो ये रियलिटी थी। तो ये होती है सेफ्टी, मतलब जिसको आप बाहर निकल के अपने लोकेलिटी से फील कर सकते हो। तो अगर इस तरह से समझो तो हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको और भी रैपिड लेवल पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं तो 15 साल में भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि देश अब जो है अपना तरक्की कर रहा है बहुत। जैसे कहते हैं ना कि अरीना से कोर्स कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है भाई, पूरी दुनिया में कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है कि अरीना क्या है। वैसे ही आज की डेट में तुम इंडिया से हो तो ऐसा नहीं कि ये कहाँ पड़ता है, इनको नहीं देना पड़ेगा। तो इमेज बहुत अच्छी बनी आपका है। इंडिया सुन के लोग तुम्हें भले से नहीं जानते, अच्छा मोदी के यहाँ से ये इमेज है। ऐसे ही तो हुआ था जब वो पहला ही प्रधानमंत्री है जो जितना फेमस हुआ है। सर ऐसे ही तो हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, हाँ, जब इंडियन जो पाकिस्तानी भी इंडियन बस में आ रहे थे बचने के लिए। तो पॉपुलैरिटी ना दो ही लोगों की होती है, या तो विलन की होती है जो खराब नाम से बहुत फेमस हो जाए कि अच्छा भाई कौन था, अच्छा सोनिया गांधी ने डुबाया क्या, अरे ठीक है, या फिर जिसने तुम्हें नाम बनाया हो, तो वो वाली चीज़ है। तो ये हीरो के फॉर्म में फेमस है आज की डेट में। तो इसकी जो सलाहकार हैं जैसे अजीत डोभाल वगैरह सारे लोग जो है ना बड़े तगड़े लेवल के लोग हैं। तो इन्होंने अपने हथियार जो हैं जो बनाए ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह वो ऐसे लोगों को दे दिए, और ऐसे लोगों को दे के इन्होंने फ्री दे के उनको अपना कर्जदार बना दिया। तो भाई सीधी सी बात है, अब एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम किसी सिस्टम में काम कर रहे हो और तुम्हें किसी ने कुछ पैसे दे दिए, तो कल को वो अगर तुम्हें 4 बातें उल्टी बोल देगा ना तुम कुछ जवाब नहीं दे पाओगे, एक बार तो तुम बर्दाश्त कर लोगे। तो वही इसने करा, इसने अपने चारों तरफ के जितने भी वो हैं कॉन्टिनेंटल सबको अपने ब्रह्मोस बेच के फ्री रखो जी, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी हो चलाओ, कोई टेंशन नहीं, अपनी सुरक्षा करो। तो ये क्या हुआ, वो सीधी सी बात है, छोटे छोटे लोग जब मिलके एक बनते हैं ना, कहते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ, इसने वाला सिस्टम बनाया। तो जापान तक कोई अपना करके आ गया सोचो, और चाइना बसता है अकेला। चाइना भी देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, जैसे रशिया है ना वैसे चाइना भी का भी एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन आज में चाइना की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कहते हैं ना एक कहावत है कि भाई मैं न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर दूंगा, कर लो, सामान कहाँ बेचोगे भाई, सामान बेचने तो यहीं आओगे, तो तुम्हारे जो सामान की खपत ही मेरे यहाँ है और जब तुम्हारे वो यूज़ में ही नहीं है तो क्या करोगे तुम उसका, बनाना के रखते रहो डिस्प्ले तुम्हें अपना सामान मुझे बेचना है तो तुम मुझे कैसे उड़ा सकते हो, नहीं कर सकते। तो कोई भी देश किसी पे भी न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता, ये खोखली कोरी धमकी है।
पढ़ा लिखा जो होगा वो जानता है, जो अनपढ़ है वो सोचेगा भाई कोई हमला हो जाएगा, नहीं होगा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बंदा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ये जैसे कहते हैं ना जंगल में जब लोग होते थे, हमने बायोलॉजी पढ़ा था फूड साइकिल, भाई फूड साइकिल क्या है, अगर जंगल में शेर ना हो तो जानवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, तो लेवल है कार्निवोरस हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा के खत्म करते हैं, तभी तो हो रहे हैं। अब पता है क्या है, जो नेचर कर रही थी, नेचर का काम आदमी ने संभाल लिया, कहते भाई अच्छा इसकी खाल अच्छी है, इसका पर्स बनाओ, इसका जूता बनाओ, तो ज़्यादा मारेगा। तो एक सिस्टम को जब ब्रेक करते हैं ना, एक चेंज होती है, तो फिर ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लोगों ने उसको पैदा किया है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। जो जितनी भी इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं ना हम लोग, देखो जितना भी आप रोबोटिक सिस्टम में जाओगे, प्रोडक्शन फास्ट होगा, लेकिन उतना जल्दी आप प्लेनेट को ख़त्म करोगे। भाई एक चीज़ है जो एक स्लो मोशन में चल रही है, यानी कि जैसे कहते हैं ना, कोई खेत किसानी से हम गाय के लिए चारा काटते हैं खेत से बरसी में, तो बंदा या तो एक दिन में पूरा खेत उजाड़ दे, या वो एक दिन में थोड़ा सा एक हिस्सा काट के ले आता है इतना बड़ा, ठीक है, जब तक वो 4 हिस्से काटेगा तब तक पहला हिस्सा उतना फिर से तैयार हो जाएगा, यानी कि हीलिंग भी हैंड टू हैंड हो रही है और काम भी हमारा चल रहा है। अब आपके पास आगे भाई सब मशीन काटने वाली है, पूरा साफ करा, अब भाई बाकी दिन क्या करोगे, ठीक है, या तो वो फ्रेश बचा, या तो तुम उसको बेच के पैसा कमा लो, लेकिन अपने गाय भैंस को क्या खिलाओगे, तब तुम खरीद के लाओगे इसके लिए, तो ये सिस्टम, इसलिए चीज़ों को ना स्लो में चलना ज़रूरी है, ना कि ये कि भाई हर चीज़ जल्दी हो जाए, तो जल्दी की चीज़ फिर जो करोगे तो फिर तुम्हें नुकसान भी तो झेलना ही है उस चीज़ का। तो यही नहीं कि भाई अमेज़ोन के जंगल ही सिर्फ हवा पानी दे रहे हैं इंडिया को, पूरी दुनिया कहते हैं ना कि जो लंग्स है पूरे अर्थ का अमेज़ोन के जंगल से, है ना, अब अमेज़ोन के जंगल में आग लगी थी पीछे, लगी थी ना, लगी थी ना, न्यूज़ देखी, कई कई साल तक चली, कई साल तक चली भाई, वो जल्दी से ख़त्म नहीं हो, क्योंकि वो जंगल इतने डेंस है कि भाई साहब वहाँ पर सन की लाइट भी नीचे तक नहीं पहुँचती। अभी जैसे हम में से कुछ लोग ट्रिप पर गए थे, जहाँ हम लोग गए थे कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ, तो वहाँ पर भी इतना डेंस था जंगल देवदार के पेड़ों का कि वहाँ से सनलाइट नीचे तक नहीं आ रही थी। भाई पहाड़ों के पेड़ सीधे क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें धूप चाहिए, अब धूप के लिए वो सीधे सीधे ऊपर भागते रहते हैं, उस चक्कर में इसलिए वो इतने सीधे लंबे हो जाते हैं कि पहाड़ की वजह से छाँव रहती है, तो वो देखते हैं सनलाइट किधर है, उसी को ट्रैक करके बढ़ते रहते हैं। तो देवदार का पेड़ इसलिए लंबा होता है क्योंकि उसको धूप चाहिए, अगर यहाँ लगा दोगे तो लंबा नहीं होगा, तो ऐसे फैलेगा, पहाड़ में लगाओगे तो ऐसे नहीं आता, सीधे आता रॉकेट की तरह। नियम है, जैसे कहते हैं सूरजमुखी का फूल, जिधर सन होगा उसके अंदर इनबिल्ट ट्रैकर लगा हुआ है, वो खुद ही रोटेट होता रहता है, तो उस पर अपना एक टाइम लिख के लगा दो तो पता चलता है टाइम क्या हो रहा है। तो बड़ी कमाल की चीज़ें नेचर ने भी जो हमें दी है बाई डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आता था एक डिस्कवरी पे बहुत पहले, एक बंदा जो मारा गया था, क्या नाम था उसका, जिसका स्टिंगरे फिश से वो मर गया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, डिस्कवरी में आता था एक बंदा, जैसे बेयर ग्रिल्स आता है ना, वैसे एक और बंदा आता था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था, बेसिकली क्या है कि वो मछली पकड़ ली थी उसने, स्टिंगरे जो होती है ना, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो काफ़ी हल्दी सा मस्कुलर सा बंदा था यार। नहीं वो तो बोलता है सर, बहुत से बड़ा सर, बहुत पुरानी बात करें, हमने देखा भी नहीं होगा वो शायद, पुराना सर के टाइम का होगा वो। तो उसने, मैंने भाई साहब क्या है कि जैसे डिस्कवरी के अंदर पहला बंदा वो था जिसने बताया था टाइम को एक छोटी सी स्टिक से कैसे पता लगा सकते हैं, कि वो अपनी एक वो लकड़ी तोड़ो छोटी सी, उसका जमीन में लगा दो, शैडो अगर सबसे छोटी है तो यानी कि टाइम 1 या 2 बज रहे हैं या 12 के आसपास का टाइम होगा, अगर शैडो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यानी कि सन बिल्कुल पीक पर है, तो शैडो बनेगा ही नहीं, फिर जितना लंबा होता चला जाए उस स्टिक के साइज़ का, उससे आपको अपना टाइम पता लगा सकते हो कि टाइम हो गया है। और जब आप क्षितिज पर देखो कि आपका सूरज और नीचे धरती जो है वो इतना सा गैप बचा है, मतलब कि 20 मिनट है, दिन झुकने वाला है, तो मतलब बड़ी सही कैलकुलेशन नहीं थी वो, बिल्कुल एग्जैक्ट थी। अब देखो ना हमारे यहाँ पर इंडिया में सनडायल जो बने, या जो जितना भी टाइम को लेके बनी है चीज़ें, जैसे जयपुर में आप देखोगे, दिल्ली में आप देखोगे, दिल्ली में आप देखोगे वो सही टाइम की गणना कैसे कर रहे हैं, तो पहले कई सालों तक उन्होंने रिसर्च किया उसके ऊपर, जब वो हर बार कैलकुलेशन सही बैठी उन्होंने फिर उसको बना दिया। तो भाई हमारे यहाँ की जो कैलकुलेशन रही है ना लोगों की, तो हम लोग सॉफ्टवेयर में इतना आगे क्यों हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पास लॉजिकल स्किल्स बड़े तगड़े हैं। इंडिया जो है वह कहते वैसे टेक में चाइना आगे, लेकिन जुगाड़ में इंडिया आगे। भाई तेरा अगर तेरे बनाए हुए पीसी में
भाई दूसरा चला लेगा। वो स्टोरी थी ना कि फैक्ट्री में साबुन वाली फैक्ट्री थी। हाँ वो स्कैन करते जा रहे हैं, उन्होंने मशीन लगाई। उन्होंने 1000 रुपये खर्च करके बनाया ये स्कैनर। उन्होंने कहा भाई पंखा लगा दो, जो खाली वाला उड़ता रहेगा ना हो जाए। और जब भरा होगा वो मैं चलता रहेगा। तो इंडिया सर इतनी जनता है लेकिन कोई ना कोई हर सर्वाइव कर ही रहा है। हाँ ऐसा कोई नहीं इंडिया में कि सर्वाइव ना कर रहा हो। Exactly. कोई ना कोई सर्वाइव कर ही रहा है। तो वही है भाई। देखो ना कि आप अपने घरों में पेट की हालत देखो। देखो नेचर ने हर चीज़ को ऐसा बनाया कि जिसको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं बड़े अपने कंफर्ट के हिसाब से। कंफर्ट है इसलिए क्योंकि अभी हमें कमाने की टेंशन है नहीं। घर वाले आपसे थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा दिन प्लान करना होता है ना। फादर सबसे पहले उठते हैं बेचारे कि उन्हें ऑन टाइम जॉब पर पहुंचना है। डिफरेंस समझ रहे हो? अब वही चीज़ है जैसे नेचर में अगर आप जाके देखो तो चिड़िया जो होती है वो भाई साहब 5 एक घोंसला छोड़ देती है, ठीक है, और अपना 9-10 बजे तक खा पी के सेट होके अपना फिट, उसका तो शाम तक कुछ नहीं खाते। वो चीज़ें कलेक्ट करेंगे और ला के घोंसले में रख लेंगे अपने। भाई उड़ने के लिए पूरा दिन निकालने जो एनर्जी वो मिल गई। अब चला रहे हैं हम लोग जो घोंसले में बच्चे होते हैं या जो भी उन्हें इमरजेंसी के लिए बैकअप रखना है वो सारी चीज़ें अरेंज करा अपना घोंसले में लौट के आ जाएंगे। और आप देखते हो जैसे हम अगर यूपी की तरफ भी जा रहे होते हैं तो ये पीछे जो कूड़े का ढेर है यहाँ से चील कौवे उड़ते हैं बहुत, और शाम को 7 से 8 बजे तक आके सब अपने अपने घोंसले में सेट हो जाते हैं, उसका दिखने बंद हो जाएंगे आपको। तो इनका टाइम सेट है भाई, दिन छुप गया तो अपने बिस्तर पे पहुंचो, काम खत्म, और सुबह टाइम से उठ जाओ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो अब चल रहा है ये हमारा है, जो निकल गया वो हमारा नहीं रहा। तो कहते हैं ना दुनिया में हर चीज़ को रिकवर करने का तरीका है एक्सेप्ट टाइम। टाइम नहीं ला सकते। तो सुबह चाहे आप जैसे भी यंग हो तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ नहीं है बट फिर भी कोशिश करो 4 बजे आप उठ जाओ। जो 4 बजे उठ गया उसका स्वास्थ्य कभी ख़राब नहीं होगा। टचवुड मुझे ना कभी फीवर होता ना मुझे सालों साल मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। सोते रात को 4 बजे, 6 सोता बजे 4 बजे। 4 वाली जो सोते हैं ना, जो लेट सोते हैं, यंग एज में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ना स्ट्रेंथ इतनी होती है आपको वो बाद में पता लगती है। जब आप 30 की एज में पहुंचते हो ना तब आपको फील होता है कि भाई हमने क्या गलतियां कर दी अपने लाइफ स्टाइल में। सही बात, सही। कई बार तो काम हो जाता है ना, इसलिए सोना ही पड़ता है। आज की डेट में यंग बंदे मतलब जो 40-45 की एज में लोग हैं खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ काम कर रहे हैं, शादी में हल्का सा डांस किया भाई बंदा पूरे साल डांस नहीं कर रहा, अचानक से एक इवेंट आया बंदे ने डांस किया और खत्म। तो भाई जो चीज़ें जाम पड़ी है तू अचानक से करोगे तो यही होगा। और एक चीज़ है कि भाई जो डेली आपकी एक्टिविटी में, जैसे हमारे साथ ट्रैकिंग में जितने बच्चे गए, ठीक है, तो बच्चे मुझे देख के सरप्राइज कहते सर रुक जाओ, थकी नहीं रहे आप तो चलते जा रहे हो। फिर भाई हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी है। मैं तो पहाड़ से ही। और जो पहाड़ का तो उसका तो फील ही नहीं, उसका तो सांस भी नहीं फूलता, ये रियलिटी है क्योंकि उसका मोमेंटम ऐसा बना होता है, उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। और जो मेन पहाड़ से लोग होते हैं 45-50 डिग्री की एलिवेशन में सीधे जाते हैं बंदे, जहाँ कुछ सोच नहीं सकते, अरे यहाँ के मजा आएगा क्या, वहाँ अंदर चले जाते हैं। कुछ भी नहीं। सर ऐसे ही उधर लास्ट में तो हमारे यहाँ के बिल्कुल यंग लड़के वो नहीं जा पाए। मतलब अब मान लो कम से कम 27 बच्चों में से 10 लड़के, 3 लड़के ऐसे थे जो गए ही नहीं ट्रैक पर, आधे रास्ते में जाके बैठ गए, कहते सर इससे ऊपर नहीं, सांस नहीं आ रहा। तो कुछ को खींच के लेके जाना पड़ा, और जबकि जो मेजर ट्रैक पे तो लेके नहीं गए थे उनको, उन्हें पता था कि भाई ऐसे ही सीन होगा। रघुपुर फोर्ट पे पहुंच के हाइट इतनी जाना थी, 12,000 फीट पर थे हम लोग, तो उनका 7,000 फीट पे सांस आने बंद हो गया था। गुर्दे फेल। ये सर लास्ट जितनी की बात कर रहे हो। हाँ, ये ब्रेक अब नहीं आ रही सांस। और कह रहे भाई सांस नहीं आ रही मेरे को, तो कहता बैठ पानी पी। आज के बच्चों को खिला दो 2 बार में क्रिकेट 1 बार। भाई ताजिए वाले की आदत होती है सर्दी रात में। अरे हमारा टाइम था क्रिकेट पता है फ्रेश ऑक्सीजन जब जाती है ना, जो पॉल्यूशन रहने वाला बंदा होता है, जब वो फ्रेश ऑक्सीजन ले सबसे ज्यादा सर दर्द, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ना बॉडी के अंदर। कभी लिए वही वाली बात यहाँ है। से धुआं लेते था। जब गांव जाके दूध दही खा लो सही बात है प्योर भाई, वाला। तुम उत्तराखंड जाओगे ना तुम सही में बोलोगे कि जन्नत में हो। एक गोवा महीने विजिट किया, एक और दोनों बार हरिद्वार देखो जिसको भी पहाड़ में जाना। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, फेफड़ों से रिलेटेड, जिसको अस्थमा है या कुछ भी है, ऊपर पहाड़ वाले। देवदार का पेड़ जो होता है ना वो इसी काम में आता क्या रात हो गया है। आप देवदार के जंगलों के बीच में 1 महीने रह के आ जाओ, आपकी सांस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सब ऑटोमेटिक नेचुरली खत्म, ना तुम्हें
ज़रूरत ना कुछ ज़रूरत, फिक्स ऑटोमेटिक हील हो जाओगे आप। देवदार के पेड़ हैं ही इसलिए फेमस, ठीक है। उससे बढ़िया नरिश कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं ना डिटॉक्सीफाई करो, वो कर देते हैं ऑटोमेटिक। बस उनके बीच में रहो, सब सेट हो जाएगा मामला। यार देखा नहीं था पेंडेमिक कोविड के टाइम में हमारा दिल्ली जैसी जगह से कहाँ कहाँ के नज़ारे दिख रहे थे। पॉल्यूशन खत्म हो गया था। खत्म हो गया था, कितना साफ है। यूपी से जुड़ा हुआ है ना, तो कुछ अचानक से लगा कि मेरे मेरा को बंद हो बंद गया। हो गया, बीमार हुआ। मैंने प्लान लिया है साफ करने का। हाँ, ऋषिकेश में आया हुआ। CSS फाइल का। सीएसएस ने अभी फॉर्म ही कंटिन्यू करेंगे, HTML5 वाला फॉर्म करेंगे, फिर उसके CSS बाद मंडे में स्टार्ट होता मंडे मंडे को सोमवार। है। ओ, मंडे ट्यूसडे के उसके बीच बीच में मैं खुद ही बता देता क्या नाम हूँ। है उसका? अच्छा, वो आती है वो नहीं आया। और मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। पेड़ लेता है। हो गया था मेरा। सर ये वैसे जो हमने बोला है सब रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ हाँ, ये यूट्यूब पे मिलेगा। यही से स्टार्टिंग करेंगे। ये देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपकी जनरेशन बहुत सही निकल जाएगी, मतलब ठीक है, लेकिन जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपका टाइम अच्छा होगा। ड्रीमवर्ल्ड में जीते हैं और ड्रीम वर्ल्ड ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। सबसे पहली चीज़ ये कि नेचर को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो नेचर को समझ गया ना वो सब समझ गया। वो एक रिपोर्टर नहीं है हमारे इंडिया में चालू हुई है। हमारे दादाजी का कहना था कि आपका शरीर जो कुदरत ने बना के दिया है वो ऐसा है कि आप किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत ही नहीं है अलग से। मेडिसिन हो रहे हैं ये सब एक बहुत बड़ा मतलब भ्रम है कि हमें दवाई चाहिए। हाँ, माइंड कहते हैं ना कि फीवर जब आपको होता है तो आपका इंटरनल सिस्टम आपको कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कहता है हमारा टेस्ट खराब हो जाता है, टंग का ना मैं टेस्ट नहीं आता, मैं खाना खाना पसंद नहीं करता। अब उसके उलट घर में मम्मी क्या कहती है, बेटा खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे, खा और खा। लेकिन फीवर का सिस्टम ये कहता है कि जब फीवर हो जाए ना तो खाना छोड़ दो, जब तक तुम्हारा सिस्टम खुद से तुम्हें अलाउ ना करे। आप नहीं खाओगे जल्दी ठीक हो जाओगे। और फीवर ना आए उसके लिए क्या करना है कि हफ्ते में एक दिन खाना मत खाओ, या नहीं, या तो कोई दिन डिसाइड कर लो लाना मंडे जरूरी है। हाँ? लाना जरूरी है। नहीं, अगर नहीं लाना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें हो ही ना फीवर, हाँ, तो उसका सीधा सा तरीका है कि आपको एक दिन हफ्ते का ऐसा रखना है जिसमें मुझे कुछ भी नहीं खाना, फास्ट फूड है। ठीक है। तो जो कहते हैं ना फास्ट, जो हम लोग करते हैं फास्ट होता है एक तरह से कि हम अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रिलैक्स करने का टाइम दे रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अब जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है ऑटोमोबाइल के अंदर कि अगर आपके टर्बो बेस्ड कार है तो उसको 200 किलोमीटर हद मार के 300 किलोमीटर से ज़्यादा को नॉन स्टॉप चलाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो टर्बो फूक जाएगा। तो वैसे ही हमारा अंदर का सिस्टम, अब उसको चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे, रेस्ट तुम दे नहीं रहे बिल्कुल भी। तुम उसको रात को भी 4-4 बजे तक जगा रहे हो, फिर सुबह को थोड़ी देर के लिए सो रहे हो, तो क्या होगा, आपका धीरे 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 प्रॉब्लम्स बननी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। आपने ऐसे बोला कि ज़्यादा मत पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट उसको मिला। क्या होता है, सबसे पहले तो नहीं पढ़ने पर फोकस करो। पढ़ाई बंद करो। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मतलब आवर्स लिमिट पार कर देता है, लेकिन तब भी वो उनका ब्रेन फिर फूक जाता है। नहीं पढ़ने वाले आप जो ज़्यादा पढ़ लेता है ना उसके अंदर के इमोशंस खत्म हो जाते हैं, दिमाग अच्छा। ठीक है। और अगर आपके अंदर से इमोशंस खत्म हो गए तो यानी आपके जीने का ना कोई मतलब ही नहीं है, आप चल रहे हो मतलब एक तरह के जॉम्बी हो आप, ठीक, बस स्किन खराब नहीं हुई, ठीक है। एक बंदा खुसट की तरह बैठा हुआ है भाई साहब, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा भी होकर क्या फ़ायदा भाई, रैंक चले तुम जाओ। किस पे एहसान कर रहे हो, तुम सोसाइटी पे ऐसा क्या एहसान कर रहे हो भाई, ये बता, कुछ नहीं। दिमाग किस बैठो नहीं, सामने नहीं भाई, पढ़ने वाला जो होता है ना वो 5 मिनट में भी पढ़ लेता है। वही एक चीज़ बारी में देख के पढ़ लेता है। कहते हैं ना कि हमारा दिमाग इतना तेज है कि हम एक बार देखो आर्टिस्ट होता है ना उसको एक कोई भी एंगल दिखा दो, ठीक है, एक बार में फोटो खींच लेगा। पहले के आर्टिस्ट में और जो अपने आर्टिस्ट बनते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, आज का आर्टिस्ट बिलीव करता है कि फ़ोटो ले लूँगा फिर बना लूँगा। पहले का आर्टिस्ट के पास फोटो जैसा चीज़ तो होती नहीं थी गैजेट, तो वो एक बार में जी भर के देख लेता था किसी चीज़ को, उसके बाद उसके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, सब
डेली, मतलब वो आती थी पानी भरने, उन्होंने 20 साल तक देखा था, उसके बाद उन्हीं की पेंटिंग बनाई थी, और ऐसी पेंटिंग बनाई थी ना कि किसी एंगल से भी देख लो आपको सेम लगेगी। वो तो भाई वो छेड़छाड़ हो गई। नहीं भाई, छेड़छाड़ नहीं, उसे कहते हैं ऑब्जर्व करना। देखो इन्होंने इतनी डिटेलिंग से लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं हमारे उसमें, अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ऑपरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर द विंची ना होते, ठीक है, तो ये सब पॉसिबल ही ना था, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स होता है क्या है भाई, हम तो दिल को वही देखते हैं ना भी ऐसा होता है, बट एक्चुअली बड़ा बुरा होता है देखने में, अगर उसके ऑर्गन सही में देख लो तो उन वो क्या करते थे, जिस चर्च में वो थे उसी चर्च के बेसमेंट में वो ऑपरेशन क्या करते थे, मतलब सबकी नॉलेज से बाहर, वो बाद में डिस्क्लोज हुआ था, लेकिन उससे पहले वो यही करते थे, पूरा पोस्टमार्टम, देन सारे ऑर्गन्स निकाले और देन उनको स्टडी करना सारी चीज़ों को। और द विंची थे जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, द विंची थे जिन्होंने एलियंस के साथ कांटेक्ट किया था अपने टाइम में, सारी नॉलेज वगैरह सारी नॉलेज वगैरह से एक्सचेंज हुई थी। तो देखो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस तो मिला। अब कमाल की बात यह है कि यूएस हमारे पूरे अर्थ पे एक ऐसी जो लोकेशन पर आता है जहाँ से स्पेस का एंट्री पॉइंट सबसे छोटा है, यूएस से स्पेस का एंट्री पॉइंट सबसे छोटा होता है वहाँ से। हाँ, और हम पूरी धरती पर एक ऐसी जगह पर आते हैं कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो उसकी मिसाइल हो, न्यूक्लियर हो, जो मर्जी उसको पहुँचे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम ऐसी सेफेस्ट जगह पर हैं। दुनिया में तबाही आती है लेकिन हम सेफ रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं आती ना, तो हम इसी वजह से ऐसे हैं। क्योंकि देखो हमारा पूरा जो, अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, देखो हमारे यहाँ का स्किन टोन देखोगे सबका, मतलब किसी का थोड़ा सा फेयर, किसी का कम फेयर है ना, सबका टोन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो वहाँ पे एकदम प्योर काला वाला बंदा मिलेगा, है ना, वो क्यों मिलता है, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन इमर्ज ही वहीं से हुई है, ठीक है, तो इमर्जिंग जो हुई स्टार्ट वहाँ से हुई। अब ये लोग पूरी दुनिया में फैले, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो नेचर है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप देखो, हमारा आई कलर ब्राउन होता है, अगर आप बाहर का यूएस या यूके के बंदे का आई कलर देखो उनका ब्लू होता है, ठीक है, क्योंकि ठंडी जगह का फर्क है ना। तो पूरा वर्ल्ड आधा जो है वो क्रेटर के करीब है, जो क्रेटर के करीब है वो हमारे जैसे टोन में, हम भी क्रेटर के नज़दीक वाले लोग आते हैं। अब हमसे ऊपर जो लोग हैं, तो आगे क्या आ गया, हिमाचल, तो ये आपके आइसबर्ग की तरफ के लोग हो गए, तो ये पूरी जो ऊपर की बेल्ट है, चाइना से लेके ये पूरा जो ऊपर तक जा रहा है यूएस तक ना, ये सारे गोरे लोग हैं। तो हमारे इंडिया में ही दो तरह के लोग बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं। तो जैसे अब साउथ की तरफ जितना आप जाओगे उतने काले लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि वो क्रेटर के सबसे नज़दीक वाले लोग हैं। और जितना हम लोग हिमाचल की तरफ जा रहे हैं तो वो भाई सब आइस की तरफ वाले लोग हैं। तो जितना ठंड की तरफ आप जाओगे तो स्किन का मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह के मेलेनिन होता है जो ये कंट्रोल करता है। वहाँ पे भी सब गोरा है। हाँ। बहुत ऐसा नहीं, कोई होता है ना, नहीं कोई मतलब बताता वाली हूँ, बात। जैसे क्या होता कोई है, काला चलेगा वहाँ हाँ, पे, काला कोई बंदा इमर्ज हुआ वहाँ जाकर, तो भाई नेचुरली तो गोरे ही पैदा होगा ना ठंड में। अगर आप काले भी हो ना, जैसे आप यहाँ से हो, अगर आप थोड़ी अगर फेयर हो जाएगा। मान लो कि आप इन फ्यूचर आगे जाके यूएस में शिफ्ट हो जाते हो, तो आपके डीएनए में वो प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब तुम्हारी शादी होती है, चाहे वो भले से इंडियन से ही हो, आप देखो आप दोनों से आपका बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि वो वहाँ की नेचर को सारी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली कोड हो गई। नहीं नहीं उन्हें करने दो। देखो आपका डीएनए का बायोलॉजी ये कहता है कि आपका डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। हम ये कहते हैं कि बच्चा माँ बाप पे नहीं जाता है, बायोलॉजी के अंदर सीधा सा फंडा है। अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो तो आपका बच्चा बेवकूफ़ बहुत रेयर ही हो सकता है ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन कि कुछ हो गया, अदरवाइज आपका बच्चा आपसे भी जीनियस बनेगा ही बनेगा, ये तय है। अगर आप अभी इंटरनेट सिर्फ अभी इंटरनेट ही तो चीजें जान क्या होता है कि तो जैसे नहीं खाता होगा किसी को। अब जैसे आज की डेट में क्या है, डीएनए को एनकोड करने का सिस्टम स्टार्ट हो गया। कुछ कंट्री हैं जो डीएनए को चेंज कर देती है, अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा इस तरह का बने। चाइना से भी अलग एक कंट्री है, मैं नाम बोल रहा हूँ एग्जैक्ट उसका, ऐसा तो हो जाता है। हाँ, वो डीएनए काट के उसमें दूसरा डीएनए लगा बीमारी ठीक से है, ऐसे तो करते हैं। आप वो कर सकते हो। आप बच्चा पैदा करने से पहले ही ये प्लान कर सकते हो कि इसको कौन सी बीमारियों से मुझे बचाना है, वो सारे आप पहले से प्रीकोड करा सकते हो, सब पॉसिबल। और ये भी हो सकता है ना कि हम लोग दिमाग कितना तेज कर सकते हैं, सब वो कुछ भी हो सब सकता आप है। प्रोग्राम कर सकते हो। आज ये सारा कुछ ना डीएनए के अंदर है, DNA के। ये सब कुछ डीएनए के ऊपर हम लोग कोड कर देते हैं चीज़ों को।
तो अभी एक ना कोई मैं कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, एक वहाँ के बहुत फेमस पर्सन है, बहुत फेमस पर्सन है, उन्होंने क्या करा है कि अब आने वाले टाइम में जो बच्चे होंगे वो लैब में होंगे, वो अब किसी मदर के थ्रू डिलीवर नहीं होंगे, होम्स में होंगे अपने, तो उसको पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे अभी एक सर्जरी हुई है, अभी जो क्या बात अभी जो सर्जरी हुई है ना उसमें क्या हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची, जैसे कहते हैं ना कि 8 से 9 महीने का एक बर्थ पीरियड होता है, तो एक बच्चे को कैंसर हो गया था पेट में, सोचो, तो उसको 4 या 5 महीने पे निकाला गया, उसका कैंसर सेल्स हटाए गए क्योंकि ग्रो कर रहा है ना, तो उस टाइम पर अगर कर दोगे तो आने के वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई, फिर उसको ठीक करके दोबारा से अंदर रख दिया गया। तो मेडिकल साइंस बहुत लेवल पे जा चुका है, ये इंडिया का केस बता रहा हूँ मैं आपको, तो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल। तो कैंसर का भी इलाज मतलब निकाल के ठीक करके वापस अंदर डाल हाँ, ये चीज़ तो बहुत कुछ पॉसिबल हो चुका है आज के टाइम। अब ये जितने भी सुपर जीनियस लोग हैं ना, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए ऐसा समझो, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने स्पेस की थ्योरी दी थी, कई बार शादी वगैरह भी की उन्होंने, ठीक है, और पैरालाइज थी उनकी फुल बॉडी, लेकिन बंदे का सिर्फ एक ही चीज़ वर्किंग थी, विच इज़ ब्रेन। तो कहते हैं ना कि जब कोई डिसेबिलिटी आती है तो आपका कहीं ना कहीं पे वो पावर उधर ट्रांसफर हो जाती है, तो उसका ब्रेन जो था सुपर एकदम नेक्स्ट लेवल की, वैसे जैसे लूसी मूवी अगर आपने देखी हो, तो उसी तरह का कुछ पार्ट ऑफ था। वो बहुत अच्छी अब तो रियलिटी है वो मूवी जो आप देख रहे हो ना, उस मूवी में क्या हुआ, एक ड्रग्स था, ड्रग्स था। तो दुनिया के जो 3 फेमस लोग बने, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट और आपका एप्पल, एक बंदे का बना याहू, ये 3 बंदे जो थे तीनों दोस्त थे, ये तीनों बंदे ड्रग्स एडिक्टेड थे, इन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा ड्रग्स लिया था जिसकी वजह से इनका ब्रेन नेक्स्ट लेवल चला गया, और इन्होंने फाउंड की इस तरह की कंपनी, ठीक है, ये रियलिटी आप अगर पढ़ोगे ना इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। तो इन्होंने एक ड्रग्स लिया था, और वो भी शायद जो मूवी में दिखाया शायद C4 समथिंग कोई ड्रग्स का नाम बताया, वैसा वो ड्रग्स इन्होंने एक्चुअल में लिया था, इसलिए मैंने बोला कि मूवी रियल है। तो वो देखो हॉलीवुड के अंदर ना ये नहीं होता कि सब कुछ फिक्शन बना दिया, वो कुछ ना कुछ कहीं से उठाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हॉलीवुड देखो। हाँ, तो ये 3 लोग ऐसे आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को वैसा हिला डाला था, ठीक है, तो ऐसा था सिस्टम इनका। और जिस बंदे के रेस्टोरेंट में ये लोग बैठ के दारू पिया करते थे, उस बंदे का ये इंटरव्यू था कि ये तीनों बंदे यहाँ बैठा करते थे इस टेबल के ऊपर, यहाँ ड्रग्स लिया करते थे, और एक दिन कोई इनको बाहर से ऐसा बंदा है जो ऐसा ड्रग्स देखे कि भाई साहब उसको दिखे ही नहीं उनको, उसका सीधे फाउंडर ही दिखाई दी किसी कंपनी की। सोचो उनकी जर्नी ऐसी रही। वैसे ही इंटेलिजेंट लोग तो करते हैं। नहीं भाई उनका लक अच्छा था, उनका लक अच्छा था। नहीं तो होता ही सबसे ज्यादा ड्रग्स होता है मेडिकल कॉलेज में ही होता है। अब आप ये सोचो कि आप सोचो ना कि जैसे एग्जांपल बताता हूँ, फिल्म स्टार भाई, इनका इतना ज़बरदस्त कंट्रोल क्यों होता है अपनी चीज़ों के ऊपर कि भाई मुझे मोटा होना था मैं मोटा हो गया, मुझे पतला होना था मैं हो गया, ये भी ड्रग्स लेते हैं उस तरह का, ठीक है, इनके ड्रग्स में भी ये सीरियस सेट है कि भाई मान लो कि तुमने खाना नहीं खाना और तुमने एकदम से अपने आप को लीन करना है, ऐसे ऐसे कैप्सूल्स आते हैं जो तुम्हारे 10-10 मुर्गे की ताकत दे देते हैं आपको एक बार खाने में, उसके बाद तुम्हें 1 हफ्ते तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये डाइट का ऐसे मारते हैं। तो लेकिन इनके साथ कोई दिक्कतें क्यों होती है, एक आम आदमी का तो दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि इनके साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इनको वाइटल इनके एक एक पूरा चेक करते थे रेगुलर बेसिस पर, टाइम टू टाइम, मशीन्स लगी होती हैं घर में बहुत सारी। जैसे आप देखो ना कि बिपाशा बसु जब फिल्म इंडस्ट्री में आई, या नेहा कक्कड़ की अगर हम बात करें, या दीपिका पादुकोण की बात करें, जितनी भी एक्ट्रेस सब काली थी, लेकिन ये आज नेक्स्ट लेवल गोरी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को अगर आप देखो 90s की फिल्म और आज की फिल्म में भाई ये लोग सारे जवानी होते जा रहे हैं, तो इनके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने सर्जरी ले ली, लेकिन सबके भाई साहब दुनिया जान के एलर्जी हो गई, क्यों, क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट बहुत अलग तरह के भाई, उन्होंने दुनिया के स्पेशलिस्ट हायर करके रखा है। शाहरुख खान का स्टूडियो है ना रेड चिली, रेड चिली के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं वो सारे US UK से हायर किए उसने VFX के लिए। नाम होता है कि इंडिया में VFX का काम हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी सारी वो लोग दे रहे हैं। उसने भाई सीधी सी बात है, एक कहावत है ना, एम्प्लॉइज नहीं, मैंने बोला स्पेशलिस्ट, देखो लेबर तो यही मिलेगी ना सस्ती, तो लेबर लेबर तो सस्ती यही मिलेगी, दिहाड़ी बस दो। फ्रीलांसर वाले क्यों आते हैं यहाँ पे, मैं नहीं बताऊँ ऐसा ही।
काला सच है लेकिन यही है क्या अरे सर ये तो लिखा हुआ है बुक्स में तो ये सस्ती है मुकुटा स्टूडियो जो है जिसने बाहुबली का काम किया था तो सारे फॉरनर थे उसके अंदर वीएफएक्स सुपरवाइजर वगैरह सारी चीज़ें लेकिन जो काम किया वो सारे अरीना के स्टूडेंट्स ने किया जो शॉर्ट्स आए क्योंकि करना क्या है वो गाइडलाइन एक्चुअल में ये बताने का काम उनका था काम करने वाले जो लेबर थे वो अपने बच्चे थे हमारे यहाँ से थे। ये थी तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे देखो फॉरनर्स में हमें क्या डिफरेंस है हम ऐसे हैं बंदे जैसे 3 इडियट मूवी थी ना आमिर खान को बोर्ड पे खड़ा करते थे पढ़ाने के लिए वो दोनों का नाम मिला के पता नहीं फॉरेनहाइट कुछ लिख देता है और भाई साहब उसके बाद टीचर भी जो थोड़ा सा वो लग जाता है भाई साहब ढूंढने के लिए ठीक है तो हमारे यहाँ पर बस बोलने की देर है बंदा वो करना चालू कर दे लेकिन करने से पहले सोचता नहीं है कि कर क्या रहे हैं तो Exactly. बस करने से मतलब और हमारे यूएस के अंदर भी लोग क्या हैं वो क्या है कि उनके पास फंड बहुत है तो वो रिसर्च पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो रिसर्च करा इससे बनेगा क्या आगे दे दो मतलब वो यूएक्स का काम करते हैं यूआई वाले बंदे हमें सीधी सी बात मुझे तो एजुकेशन सिस्टम पे ही हो रहा था और चेंज हो रहा है बेटा और हाँ ये साइंस ये हमारा रट्टा अब बहुत टीचर सारी भी कहते अब रट्टा बहुत अब सारी हटने वाला है ना बहुत से रूल्स चेंज हो रहे अब आपकी एजुकेशन पॉलिसी बदल हैं रही अब आप सब्जेक्ट चूज कर लेकिन हमने तो पढ़ चुके हैं हमारे लिए है हमारे लिए कुछ नहीं आने बना वाली जनरेशन की सही है ना आने वाली जनरेशन पढ़ का रही है। ये भी बात है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनते बट हम भी भाई जेन जी में आते देखा जाए लेकिन देखो यूट्यूबर वो जिन्होंने कमा के इन्वेस्ट कर लिया वो तो बढ़िया है जिन्होंने कुछ नहीं किया खाली यूट्यूबर बने लेकिन ध्यान रखना यूट्यूब का भी एंड बहुत जल्दी आ रहा है बहुत जल्दी खत्म होगा ये नहीं रहेगा सिस्टम हम सोचे भाई यूट्यूबर बन जाएंगे ये कर लेंगे भाई खत्म हो गया ऐसे। हर घर के अंदर यूट्यूबर बैठा भाई गवर्नमेंट जॉब करता है अब जब सब बनाने लग जाएंगे तो दूसरा शिवा मलिक कुछ टाइम बाद अभी तो ज्ञान खत्म हो गया ना इसकी तैयारी में पहले हो गया ये कुछ नया सीखो नीश बदल दो चलो ज्ञानवर्धक बातें काफ़ी हुई काम HTML5 हमें खत्म करना है फाइनली बहुत अच्छा बुक था तो जीके का भी सेशन ले लो क्योंकि मतलब आईक्यू बढ़ता है सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज नॉटपैड 5 नहीं है नॉटपैड प्लस प्लस आता है बट हमें अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जितना नॉटपैड पे करोगे उतना बढ़िया है चलिए लिखेंगे यहाँ से इनपुट टाइप टेक्स्ट तो जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML4 में हमारा चलता था वैल्यू इक्वल टू ये 5 में भी चलता है लेकिन HTML4 में हम लोग इस फील्ड में लाइक लिखवाना चाहते हैं एंटर यूज़र नेम तो हमें वैल्यू इक्वल टू लिखना पड़ता है लेकिन 5 में आपका इसका रिप्लेसमेंट बना प्लेस होल्डर फाइल को सेव करेंगे ब्राउज़र में आएंगे रन करेंगे अपनी फाइल को और यहाँ पर हमारा ये एंटर यूज़र है अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये पार्ट हमें पहले डिलीट करना पड़ता था अब फिर लिखना पड़ता था अब देख रहे हो नहीं तो इसी में कंटिन्यू हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे HTML4 में एक JS लगाते थे और लिखते थे दिस डॉट क्लियर एक फंक्शन बना लिया हमने अपना कि इसका डेटा रिमूव हो जाए ऑन फोकस पे ऑन ब्लर पे डेटा वापस आ जाए तो वो हम लोग सीखेंगे जब JS स्टार्ट होगा कि कैसे वाला पार्ट हैंडल होता था बट आज की डेट में इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है प्लेस होल्डर इसका बेनिफिट टेक्स्ट म्यूट मोड में आएगा यूज़र को पता चल गया क्या करना है जैसे आप लिखेंगे वो चला जाएगा ब्लैंक होगा तो वापस आ जाएगा एक बढ़िया चीज़ जो हमें यहाँ मिली वो है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो आप ब्लैंक सबमिट नहीं कर सकते यानी कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक ऑलरेडी बिना किसी कोडिंग के इसमें अवेलेबल है यानी कि जब तक यूज़र इसमें कुछ इनपुट नहीं देगा तब तक ये फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा तो हमने जैसे आया जाके लिखा वो ऑटोमेटिक हो रहा है इस फील्ड वाला हाँ तो यहाँ पर देखो अब ये फॉर्म सबमिट हो सकता है ना नहीं तो ब्लैंक पर ये सबमिट नहीं होने देगा ठीक है दूसरा
क्योंकि अब जो यूज़र यहाँ लिख रहा है वो हो सकता है कि नंबर लिख के सबमिट कर दे, है ना। तो इस चीज़ को कैसे रोकें, तो इसका तरीका भी यहाँ दिया हुआ है HTML5 के अंदर, इसको हम बोलते हैं पैटर्न। पैटर्न में जाके आप यहाँ ये बताएंगे कि यूज़र ए से जी तक स्मॉल में या ए से जी तक कैपिटल में कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं नंबर डाल रहा हूँ, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। और अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये देखो सही है। मतलब बिना किसी प्रोग्रामिंग के हमने हैंडल कर लिया इसको। तो HTML5 इसलिए रिफाइन कहा जाता है क्योंकि जो गलतियाँ थी पहले उनको इसमें करेक्ट कर दिया गया। देखो JS को इन्होंने लिखने के लिए क्यों कम कर दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट समहाउ आपके पेज को हैवी करती है। तो ये कहते हैं कि भाई पेज आपका बिल्कुल भी हैवी ना हो, जितना कम से कम JS लिखो उतना जल्दी आपका पेज जो होगा गूगल में अप्रूव होगा, ठीक है। आपका लोडिंग टाइम आपका फास्ट रहेगा। 2.5 सेकंड में अगर आपका पेज खुल रहा है इट मीन्स कि यू आर इन विन-विन सिचुएशन, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर। सीधा सा फंडा। तो पैटर्न वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरह से हमारे पास इन्होंने ईमेल के लिए डेडिकेटेड फील्ड बना दिया है। इनपुट टाइप इज ईमेल, एंटर योर प्लीज एंटर ईमेल। अब फिलहाल मैं पैटर्न हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी कोडिंग पहले से सेट है ईमेल के अंदर, हमें इसके लिए पैटर्न नहीं चाहिए। अब ईमेल वाले पार्ट में एक यूज़र आता है, यहाँ पर मैंने जैसा अपना लिख दिया और हम यहाँ से सबमिट ट्राई करते हैं। चाहे रिक्वेस्टेड फॉर्मेट हमारा पूरा हो गया लेकिन हमने लेंथ नहीं दिया इसको, तो यहाँ जाकर को लेंथ भी बताना पड़ेगा कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। तो जैसे जनरली सबसे छोटा जो वर्ड का नाम है वो है ओम, 2 कैरेक्टर होते हैं, इससे छोटा कोई नाम है नहीं, है ना। और सबसे बड़ा भी यही है, क्योंकि जो जितना लंबा सांस ले सकता है और बोल सकता है उतना लंबा ओम, ठीक है। तो ना तो इससे लंबा ना इससे छोटा, तो इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग ध्यान लगाते हैं ना तो ओम शब्द को कौन कितना लंबा बोल सकता है, तो इसलिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं, मैंने उस डिफरेंस में बताया। ठीक है, तो लोएस्ट कैरेक्टर, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं राम सबसे छोटा होता है, 3 कैरेक्टर का होता है, नहीं, राम से ऊपर ओम आता है, ठीक है। तो हमने मिनिमम 2 का मार्क लगाया इसके अंदर, और अप टू मान लो आप जितने का लगाना चाहो, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, तो नेम 2 से कम नहीं होना चाहिए और इसके 100 के अंदर होना चाहिए, करली ब्रैकेट में लिखा होता है। तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है शायद सॉल्व हो जानी चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। हम यहाँ से सबमिट कर रहे हैं, हमने इसको डेटा दिया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। सर इसी में अंडरस्कोर वगैरह भी लिख सकते हैं क्या जैसे अगर फील्ड में अंडरस्कोर रिक्वायर है तो नहीं, उसका तरीका फिर आपको कस्टम कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो रिक्वायर्ड पे रुकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोड लगा रहेगा तुम्हारा, तो इसको मैं हटाया, बैक करेंगे, वापस से चेक करेंगे कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है कोड के अंदर। मैं लिखा जैसे सिंगल कैरेक्टर, सबमिट करूँगा तो मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मैंने लिखा ओम, सबमिट किया, तो हम कहाँ पर आ गए, इस वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट में आपने ABCD लिखते तो कहता है भाई आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आप गलत लिख रहे हो। तो अगर आप ईमेल प्रॉपर डाल दोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो 5 है ना मज़ेदार। ठीक है, काम कर गया। इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट
रेंडर बनाने के लिए भी लगानी पड़ती थी jQuery। तो jQuery को लिखा था गूगल ने 2005 में, ठीक है। बट इसको फिर हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस में, जैसे जो हमारा 8 में इंट्रोड्यूस हो गया था, क्या कहते हैं, HTML5 बीटा वर्जन में, मतलब कि टेस्टिंग फेज में आ चुका था। और 2012 में ऑफिशियली गूगल ने बोल दिया कि भाई अब से आप इसका यूज़ करो HTML5 का। तो हमारे ये सारे पेन होते खत्म हो गए। तो दुनिया जाने की jQuery लगाओ, कैलेंडर वेलेंडर ये सारी चीज़ें अब नहीं। क्या किस पे कोड होती है? सब जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। देखो क्या नहीं, क्या होता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंजन बनाया जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई वीडियो है, उसका फाइल टाइप है MP4, तो जो प्लेयर के अंदर MP4 का एनकोडर होगा वो उसको चला देगा, तो नहीं चला पाएगा। तो फॉर्मेट को रीड करने के लिए, ऐसी लैंग्वेज को रीड करने के लिए बनते हैं इंजन। तो जैसे क्रोम के अंदर जो इंजन है ना, जो कोड को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज अ गेको। तो गेको इंजन अंडरस्टैंड करता है कि क्या कोड में लिखा हुआ है इसका। हाँ, तो कोड किसी उसमें भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जितने कोड निकले मदर फादर लैंग्वेज बोलते हैं, C और C++। प्रोग्रामिंग की मदर फादर लैंग्वेज बोला जाता है। कोई लैब में बैठ के बनाएगी ना, लैब में बैठ तो एक टाइम था 2004-5 में, वो आते थे इनके कोर्स, O लेवल, A लेवल, इस तरह के लेवल आते थे। तो जो सॉफ्टवेयर में जाना चाहते थे वो उनके लिए बेसिकली होते थे। फिर बाद में अब C का यूज़ ही नहीं रहा, देखा जाए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, विच इज़ फाइन, बट आज के लोग C और C++ का यूज़ बहुत कम करते हैं। हम डायरेक्ट ही आज के ऐसे बिल्ड आ गए कि सीधे उसके ऊपर काम स्टार्ट करो, काम हो जाता है, बेस लिखने की जरूरत पड़ती कॉलेज है। में पढ़ा। अब आउटडेटेड था कि वाला सिस्टम। बट ये बोलते हैं कि जो C और C++ को बाकी लैंग्वेज बहुत इजीली समझ आती है। वही तो मैंने बोला मदर फादर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि सबका Basic जो भी बेस वहीं से क्लियर होता है। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा 24 साल मैंने निकाला इस चीज़ का ना, तो मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट सीखो। JS क्लियर है तो कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, JS क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। मैंने Python लोग कहते हैं पाइथन बस। मैंने Python नहीं, पाइथन का क्या है ना कि अगर आप एनालिसिस्ट बनना चाहते हो या आप AI ML में जाना चाहते हो तो पाइथन सीखो, ठीक है। लेकिन पाइथन भी आप बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, ठीक है। टफ नहीं होता। हाँ, कुछ भी कुछ भी होता है उससे यार देखो, सब बन ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि पाइथन से सब कुछ हो सकता है, आप जावास्क्रिप्ट से सब कुछ कर सकते हो। देखो जैसे मुझसे इंटरव्यू पूछा जाता था जब मैं कभी ग्राफिक करता था ना, कि भाई आपका क्या एक्सपर्टीज़ है। मैंने कि देखो अगर आप रेटिंग की बात करो तो मुझे कुछ नहीं आता, सीधी सी बात है, लेकिन कराओगे तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो कहते जैसे कि मैंने कहा ना तो मुझे कॉरल की ज़रूरत, ना मुझे इलस्ट्रेटर की ज़रूरत, मैं फोटोशॉप से सारे काम कर लेता हूँ पूरे ग्राफिक के, जो मर्जी करवाना है करवा लो। कहते अच्छा चलो कुछ करके दिखाओ, एक लोगो बना दो, वो फटना नहीं चाहिए। मैंने कहा ये लो, 1 मिनट में बना के दिखा दिया। मैंने जिस मर्जी में ले जाओ, कोरल में ले जाओ, इलस्ट्रेटर में ले जाओ, कहते हैं ये तो बहुत सही चीज़ है। तो पहले तो लोग टूल का यूज़ करते थे। देखो पता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम जो हमारे साथ होती है काम फोटोशॉप ज़्यादा के करना अंदर, पड़ता है बट बन जाता है। फोटोशॉप में क्या होता है ना, देखो बताता हूँ। हम चलाते हैं टॉप वाली टूल, जो मूव टूल के साथ में आता है ना, रेक्टेंगुलर वगैरह, वो टूल यूज़ करने के लिए नहीं है। उन टूल का यूज़ है सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। और हम सोचते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा इतने का और उसके अंदर कलर डाल दिया, बन गया। अब वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं, तुम्हें गलत पढ़ा दिया जाता है। उसका नाम ही सेलेक्टर है सर। हाँ, उसका नाम ही सेलेक्टर है भाई, टूल का कभी पढ़ना। वो एक टेम्परेरी सिलेक्शन बनाने के लिए होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिलीट करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर ड्रैग करते हैं एक सिलेक्शन बनता है, ये मार्क्यू सिलेक्शन होता है। जब तक आप होल्ड रखो तब तक रहेगा, उसके बाद में आपका चला जाएगा। अब उसमें क्या है कि एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि इस सिलेक्शन में आप कोई कलर डालना, जैसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। इधर देखो, ले आओ, किस्मत खराब, जगह नहीं है, सही ड्राइव बाद में देखिए। यहाँ यहाँ से समझते हैं। हाँ सब है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD, फिग्मा, स्केच सब है।
पर्सनल मेरे लैपटॉप में फोटोशॉप है ही नहीं, मैं एक ज़माने से इसी को इस्तेमाल करता हूँ। फोटो भी है ना? सब इंस्टॉल करने की जरूरत काहे को लोड डालना कंप्यूटर में, ये क्रैक करो वो क्रैक करो, हटाओ। मैंने करा था सर 3 घंटे मारे थे सर पे, तब जाके क्रैक हुआ था। चल तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, फोटो भी है ना? नहीं सारे AI फोटोशॉप प्रोजेक्ट्स ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी सिलेक्शन अवेलेबल है, और जनरली हम क्या करते हैं इसी से हम लोग बनाने के बाद कलर वगैरह ड्रॉप कर लेते हैं इसके अंदर, है ना, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर डल जाता है इसमें। अब कायदे में एक्चुअली में क्या है कि इसका जो यूज़ है वो ये है कि आप इसकी हेल्प से, आपने इसको पकड़ा, मान लो मेरे इसी लेयर पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल भी बना देता हूँ, सेम लेयर है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ भी जाके एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि मैं अगर मूव करूँगा तो दोनों एक साथ मूव होंगे। भाई मेरे को ये नहीं चाहिए इसके अंदर, इसका काम ये था कि भाई आप इस टूल की हेल्प से ऐसे करके यहाँ जाके इजीली डिलीट कर सकते थे, ठीक है, ये काम था इसका, ना कि इसका बनाने का काम था। तो इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तो चल कर रेक्टेंगुलर सेलेक्ट, एलिप्स सेलेक्ट, तो बनाने के लिए तो टूल ये था ना, इसका यूज करना था। तो बंदे चलाई फोटोशॉप गलत रहे तो फिर कहते जी ये रास्टर बेस्ड है, ठीक है। अब हमें वो ये तो वेक्टर का आएगा, हाँ, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये देखो कि क्या होता है कि हमें ये पढ़ा दिया जाता है, जब तुमने अभी यहाँ पढ़ा होगा फोटोशॉप, तो तुम्हें ये पढ़ा गया कि रास्टर जो होता है वो हैवी होता है, वेक्टर लाइट वेट होता है, ऐसे ही पढ़ा होता है। और जब तुम उसको ट्रेस कर लेते हो तो कौन सा हैवी और कौन सा लाइट होता है, तो ये चीज़ है। तो वेक्टर तब तक ही लाइट वेट है जब तक वो एक ज्योमेट्रिकल शेप में है, जब वो एक ज्योमेट्रिकल शेप से बाहर निकल जाता है ना, फिर वेक्टर दुनिया का सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके नोट्स तुम्हें इतना परेशान कर देंगे, तुम्हारा i7 कंप्यूटर को भी थका ना देगा। एक बार एक वेक्टर कार बना के ट्रेस कर लो फोटोग्राफ लेके, और उसको बड़ा करके देखना, फट फट के बड़ी होगी, स्मूथ बड़ी नहीं हो पाएगी। फिर वो कहता है जी अच्छा जीपीयू चाहिए मेरे को, तब जाके चलेगा। अब ये देखना तुमसे कुछ कह रहा है कि जीपीयू चाहिए इसको, कुछ नहीं, तुम्हारे इंटीग्रेटेड पे चल जाएगा जो इंटेल का होता है, कुछ नहीं चाहिए इसको। भाई सीधी सी बात है, फोटोशॉप अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आप इन टूल्स पे जाते हो, इसके यहाँ पर एक्सपेंड नहीं होता, तो देखो ये जितने भी टूल्स हैं ये पूरा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, जो वेब डिज़ाइनर है उसका ना तो इससे कोई काम, ठीक है, ना इससे कोई काम, ठीक है, ना इन कैटेगरी से कोई काम, ये जो यहाँ दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत आती है उनको जो फोटोग्राफी में काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, फोटो एडिटिंग का। तो फोटो से हम लोग डालते हैं ना, तो उसमें ना कैटेगरी आती है, एसेंशियल, आपका पेंटिंग, है ना, अलग अलग आप देखते हो जो फीचर आपको मिलते हैं, तो वो जिसका जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग टूल चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। नोटिस किया कभी नहीं किया होगा, नहीं देखा। चलो टेम्परेरी को क्रैश को क्लियर ही करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते इलस्ट्रेटर क्यों बनाया गया है? हैं। इलस्ट्रेटर बनाया गया है इलस्ट्रेशंस के लिए, Illustrations। फोटोशॉप का काम इलस्ट्रेशंस बनाना नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप आपकी जो फाइल है उसको 25 फीट से बड़ा नहीं बना, मतलब फोटोशॉप इतनी बड़ी फाइल नहीं बनाता, ठीक है, इलस्ट्रेटर मैक्सिमम 25 फीट की फाइल बना सकता है, तो इलस्ट्रेटर पास स्केलेबिलिटी का बेनिफिट है, ठीक है। इस पे वो अक्सर ना पेंटिंग ही करता है इलस्ट्रेटर में, हम भी कुछ ना जरूर कुछ करते हैं। बनाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं देखा कि कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ बना रहा एक जीबी यहाँ से खाली होगा, ओ भाई 4 जीबी से
3D से रिलेटेड काम करना है तो 3D में कौन से टूल अपने को काम में आने वाले हैं। तो यहाँ से आपने जाके चूज करना है 3D। आपके टूल बदल गए सारे, सिर्फ वो टूल आ गए जो 3D में चलेंगे आप। एसेंशियल मतलब मिक्स, ठीक है। अगर आपको ग्राफिक और वेब का कोर्स है, GWDD कोर्स है, तो आपने सिर्फ ये लेना है, बाकी सारे टूल भूल जाओ, आपका काम ही नहीं है उससे। अब हम ग्राफिक में सीख रहे थे फोटो एडिटिंग, रीटचिंग, तो तुम्हारा काम है ही नहीं। ठीक है। अब जैसे आपको मोशन के लिए काम करना है, जैसे आपने कोई मूवी वीडियो के ऊपर काम करना है, तो सारा काम आप यहाँ से टाइमलाइन वगैरह सब आ जाएगी आगे, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, गिफ एनिमेशन तो बंदा। पेंटिंग वाला काम अगर आपने करना है, देखो सारे ब्रश वाले टूल आ गए आपके सामने, स्मज दुनियादारी की चीज़ें। और ये आपका फोटोग्राफी से रिलेटेड आ गया, तो पेंटिंग और जो आपका फोटोग्राफी उसमें सेम कंट्रोल चलता है, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे 3D वाला तो शायद मैं तुम्हारी क्लास में करके भी दिखाया था, याद है नहीं? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास अगर ये ग्राफिक है, हम इसकी बात करें, तो ये आपका 3D से बेसिकली कंट्रोल होता है। आप चाहते हो कि एक मेरा जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये डिज़ाइन रैप हो जाए, तो आप बहुत इजीली इसको रैप कर सकते हो। यहाँ से 3D में जाके यहाँ से आपको मिलता है मैश, यहाँ से आपको मिल जाता है इसके अंदर जैसे कि सोडा एग्जाम्पल, तो आप देखना कि आपका ये प्रोडक्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अनुपम सर हम नहीं सिखाते, अनुपम सर मैंने आर्य सर से यही पूछा था कि मॉडलिंग कैसे होता है, खुद ही नहीं आया। अच्छा, कह रहे बाद में तो इसमें जो मर्जी आप चीज़ें मैप करा सकते हो। तो ये पूरा 3D, इवन दो कि तुम्हारे फोटोशॉप के अंदर स्टीरियोस्कोपिक फीचर भी दिया हुआ है, यानी कि आप 2D को 3D में देख सकते हो अगर आपकी स्क्रीन 3D को सपोर्ट करती है। तो जैसे मुगल आजम जो पूरी बनी, उसका ऐसा ही था प्रोसेस, उसको सारा स्टीरियोस्कोपी कुछ बहुत सारे शॉट्स का इसी पे किया गया। मुगल आजम जो 3D में आई, 3D में आई थी ना दोबारा, तो उसका काम ऐसे ही हुआ। बड़ी कमाल की चीज़ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखें कि अगर हमें अपनी किसी कस्टम चीज़ के साथ इसको ट्राई करना है, मान लो मैंने यहाँ से फिल्टर में जाके कुछ लिया, रेंडर में लेट्स से क्लाउड्स डिफ़ॉल्ट करेंगे, और यहाँ से रेंडर जाकर हम चूज़ करते हैं क्लाउड्स, और क्लाउड्स में जाकर हम बोलते हैं डिफरेंस क्लाउड्स। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बोलेंगे 3D, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट लेयर, ठीक है, और यहाँ से 3D में आप जाएंगे मैश फ्रॉम डेप्थ मैप प्लेन एंड क्लिक ऑन क्रिएट। अब आप यहाँ से थोड़ी देर में देखो, अगर GPU सपोर्ट करेगा तो बढ़िया से माउंटेन बना सकते हो। हाँ, इसमें रेंडर का ऑप्शन होता है यहाँ पर, यहाँ नहीं हो सकता। इसमें सारे कैमरा एंगल वगैरह सब होते हैं, किस एंगल से आप देखना चाहते हो you can do it। देखो जिसको अगर पूरा आता हो ना नॉलेज, उसको सीखने की जरूरत नहीं, जैसे सर ने कहा ना एक ही शॉट में पूरा काम है। मैं देखो मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़ करो, महारथी करो, मतलब महारत हासिल कर लो जी भाई, मैं सब जान लिया इसके बारे में, लेकिन जानने का तो कभी ये नहीं बोलना दुनिया की मैं सब जानता हूँ, समझ गए। अब जैसे मैंने एक ये बना के दिखाया था, तो तुमसे पहले वाले बैच में बच्चे थे ना कि सर ऐसा कुछ, तो मैंने बना के दिखाया फोटोशॉप के अंदर कैसे। हाँ, कितनी देर में आए? अभी घड़ी का टाइमर ऑन करो, गिन के दिखाता हूँ कितनी देर में। 3:35 हो रहे हैं ना, 3:35 हो रहे हैं ना, चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें यहाँ पर 10x10 पिक्सल का हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। आपको अगर बड़े सर्कल्स बनाने हो तो आप इसमें जाके 20x20 पिक्सल्स के सर्कल भी बना सकते हो। यहाँ से सेट करो 20, बहुत आराम से बना रहे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, ताकि समझ में भी आए हमें, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हम जाके एक कलर कॉल कर लेते हैं, जैसे कि सियान कलर ले लिया 100, और हमने इसमें जाके किया फिल, है ना। जूम करेंगे, लेयर पर रहिए, एक न्यू लेयर बनाइए, यहाँ
यहाँ पर हम जाके मुझे कुछ स्केलिंग करना नहीं है तो मैं यहाँ से 10 by 10 पिक्सल्स का एक बना देता हूँ इस तरह का कुछ। और हमने इसको फेदर को 0 रखना है और इसमें एक वाइट कलर ड्रॉप कर दो। कितना पार्ट हो गया? अब आपने इसको कमांड बोलना है डिफाइन पैटर्न। तो यहाँ से डिफाइन पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। कस्टम हमने इसको एक नेम दिया, फाइल को हमने किया यहाँ से क्लोज। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप पर आते हैं, 800 बाय 600 पर आइए। ओके, यहाँ पर आके हमने क्या करना है, इस पूरे पेज में वो पैटर्न फिल करना है। तो शिफ्ट F5 कमांड होता है, यहाँ से चूज करेंगे पैटर्न और यहाँ से हमारा पैटर्न जो हमने बनाया वो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक न्यू लेयर बनाएंगे। यहाँ से मार्क सिलेक्शन टूल, नॉर्मल फ्री हैंड साइज में आएंगे और इसको लॉक कर लो इस तरह से। इस लेयर की एक कॉपी बनाओ, स्विच टू फिल्टर, डिस्टॉर्ट, यहाँ से हम चूज करेंगे स्फेराइज। ये ब्लॉट हुआ इस तरह से और इसको रिपीट करेंगे हम लोग यहाँ से रिपीट फिल्टर। तो ऑल्ट कंट्रोल F कमांड रहती है इस तरह से। तो आप देख लो आपने कितना बड़ा सर्कल अचीव करना है। तो मार्क्यू सिलेक्शन टूल, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, अगर आप चाहते हैं लिटिल बिट और बड़ा हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद मुझे इसके अराउंड का जो एरिया है वो मुझे नॉर्मल रखना है। तो हमने 3D बॉल बना लिया। अब बात आती है इसमें से रेज ब्लास्ट करने की। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम यहाँ से इस लेयर को रखेंगे सेलेक्ट, फिल्टर, डिस्टॉर्ट, चूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और यहाँ से बोलेंगे पोलर टू रेक्टेंगुलर। इमेज मेन्यू में जाके रोटेशन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फिल्टर में जाके यहाँ पर हवा चला दो, विंड, ठीक है। कितनी हवा चलानी है अपना मामला सेट करो। चलिए आप कैसे बना रहे हैं? ऑल्ट कंट्रोल F से रिपीट होता है, लास्ट फिल्टर रिपीट हो जाता है। फिर आपने इसको बोलना है इमेज रोटेशन, यहाँ से आपने करना है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, फिल्टर, डिस्टॉर्ट, पोलर कोऑर्डिनेशन, रेक्टेंगुलर टू पोलर। बन गया यार। 3 मिनट। बहुत डेप्थ में नॉलेज है। तो- मैं चेंज उठाने की सोच रहा था। तो भाई मैं कहता हूँ कि चीज़ें आप जब देखें तो उसको ये सोचें कि बनाने में क्या लगेगा। ये नहीं कि वो चीज़ अवेलेबल है तो मैं उसको वहाँ से लेके तो देखो टाइम तो बच गया, लेकिन हमने सीखा क्या। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो बच्चा होता है वो ऑपरेटर तो बन जाता है ग्राफिक के लिए, लेकिन डिज़ाइनर नहीं बन पाता। तो डिज़ाइनर अगर बनना है ना तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो जाके पहुँच जाएगा। या मैं ले वास्तु या आपने ही डिजाइन करा? हाँ, सर कभी टाइम मिला मेरे को ऐसी चीजें सिखा देगा। 6 महीने साथ अरे जो मैं विंड का बताया ना उससे वो बना सकते हैं, रॉकेट वाले पीस कुछ भी बना सकते हो। सर को कितना ज्ञान है। सही डिजाइनर है। सर सब कुछ ही है। नहीं मैंने देखो सीखा सब कुछ, मुझे पूरा मैक्स, माया, VFX सब आता है। VFX में मैं खुला कहता हूँ कि जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता, लेकिन मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई इसके अंदर, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं, सीधी सी बात है। मुझे चाहिए मैं यहाँ लिखूँ, इधर आउटपुट होना चाहिए। तो इसलिए मैं बना कोडर। VFX में तो बहुत है। तो मैं वो काम नहीं कर सकता। मेरे को ना एक बार ऐसी जस्ट किसने बोला था कि यार 3D ना बड़ा वो होता है, ऐसा है, बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ें। मैंने कहा देखा भाई कितना टाइम लगता है। तो मैंने एक स्पेस जेट बना के पूरा उसको चला के एनिमेट करके उसको पकड़ा दिया था ओवरनाइट। मैं कि ये रहा तेरा 3D, लेकिन मुझे करना नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर डालूँ 3D के अंदर। तो 3D की टीम हमने कंपनी के अंदर खूब हैंडल की है और खूब हमें लोग ज्ञान पहले सर इसको बनाने तो हफ्ता आ जाएगा। मैंने दिखा भाई कौन सा हफ्ता लग रहा है। सही है, 3 मिनट में बना दिया। मैंने उसको गिन के बोला, मैंने कि अपने स्क्रीन पर टाइमर ऑन कर, मैं तो ये पूरा जुरासिक पार्क बना के दिखा रहा हूँ। और मैंने उसको पूरा जुरासिक पार्क की एंट्री बना के दिखा दी थी। मैं ये देख यहाँ से कैमरा मूव हुआ, यहाँ से पूरा गेट खोला, पूरा मॉडल करके दिखाया था मैंने उसको। कहता सर क्या कर रहे हो आप? मैंने भाई तुझे बता रहा हूँ कि तुम मेरे को Sketching बेवकूफ भी अच्छे बना। थे। स्केचिंग में तो मैं हाँ अपने मतलब स्कूल टाइम में बहुत एक्सीलेंट था। मैंने क्या करा था कि जब मई जून की छुट्टियाँ होती थी ना, तो मैंने महाभारत उठाई, रामायण उठाई, तो एक एक साल में मैंने दोनों के सारे करेक्टर बना डाले थे। तो
ठीक है। तो तब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई इसमें आना चाहिए, लेकिन जब मैंने प्लान किया या 2000 में कार्टूनिस्ट बनने का, तो देखा भी मेरे लिए तो इंडस्ट्री तैयार ही नहीं है, तो मैं जाऊँगा वापस कोडिंग ये हुआ था, क्योंकि 2008 से जाके हमारे इंडिया में कार्टून को लेकर अवेयरनेस आई। नहीं तो उससे पहले तो हम लोग बाहर के करेक्टर देखते हैं, मोगली वोगली सारी जो चीज़ें थी ना, हमारे यहाँ का तो फर्स्ट क्लासिकल जो एनिमेशन था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, हाँ वो था। लेकिन उसके बाद फिर कोई क्लासिकल एनिमेशन हुआ ही नहीं। ये एक चिड़िया हाँ, ये था। पोएम भी बनी थी अभी भी घर में बच्चों को दिखाता हूँ। ये 1974 का फर्स्ट क्लासिकल एनिमेशन। हिंद देश छा गया था भाई, टीवी पे हम चला कि सभी एक है। था क्या ना सिस्टम, इस चीज को अचीव करने के लिए पहले तक जो हम लोग करते थे लाइट बॉक्स एनिमेशन करते थे। लाइट बॉक्स क्या होता है कि जैसे इस टेबल के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, एक बॉक्स लगा, उसमें लाइट है नीचे, उसके ऊपर हम लोग पेपर रखते थे, एक स्टेप बनाया, नीचे लाइट से हमने दूसरे उसी को ट्रेस कर दूसरा बनाया, और बस फिर एक जगह पर कैमरा सेट किया, कट 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 फोटो खींचते थे और एक फ्लो में टाइमलाइन डाला, चला दिया। तो ये एनिमेशन ऐसा है, इसमें क्या कोई है दीदी? प्रीमियर नहीं है इस टाइम में, अनेक ना यानी कोई आफ्टर बहुत इफेक्ट उस सारे। जमाने में, तो बहुत सारे इस तरह से काम क्या होता है। बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, बंदे को ना कलर भी नहीं करना चंदा था। एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, और देख रहे हो कि क्लासिकल एनिमेशन, क्लासिकल म्यूजिक। एक 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 करके तारे भये अनेक। देखो देखो एक गिलहरी। हमारे ये क्या होता है कि इन एनिमेटर्स के ना कदर नहीं है, उनको ना फंडिंग नहीं है, जब मूवी जैसे कैरेक्टर बदल रहे हैं तो पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। अगर कायदे में देखा जाए, अगर आप अजंता एलोरा की गुफाएं अगर देखो, तो उसके अंदर क्या वर्ल्ड क्लास लेवल का काम किया उन्होंने। गुफाओं में वो कार्विंग कर डाली जहाँ पर डे लाइट नहीं थी। जब बंदा बाहर जाके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, तो ऐसा बाहर उसको डे लाइट में करने में पता नहीं क्या कर डाले। इंडिया में आर्टिस्ट की ना कोई इज्जत, आज आप देखो इज्जत कोई नहीं करता। उड़ीसा जो देखोगे ना, उड़ीसा के हर घर के अंदर आर्टिस्ट है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अगर आप देखो स्कल्पटिंग आर्टिस्ट जिसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं। क्यों आज की डेट में जब यहाँ दुर्गा पूजा कराती है, मूर्तियाँ सब वहीं से आती है बन के बड़े बड़े मंदिरों के अंदर, क्यों? क्योंकि उनका वो एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो वो उनके हर घर में सैंड आर्टिस्ट जो हम लोग देखते हैं कि एक बंदे ने सैंड से कुछ कर, वहाँ हर घर में है भाई वो आर्टिस्ट। लेकिन वही है कि वहाँ पर थोड़ा सा आज भी ना पैसों का अभाव है, मतलब उतना एक्सपोजर नहीं है सारी चीज़। कुछ लोग वहाँ से निकल के जैसे जैसे दिल्ली तक पहुँचते हैं, फिर वो लोग जाके काम करते, नहीं तो वहाँ का आर्टिस्ट अगर यहाँ आ जाए पता नहीं क्या कर डाले वहीं से। आप लिटरेचर देखो, लिटरेचर के अंदर जो दिग्गज लोग रहे सब वहाँ से, स्टोरी राइटिंग जितने भी कवि रहे, साहित्य में हर चीज़ के अंदर वो सारे वहीं से। तो मतलब बंगाल का टैलेंट अगर वहाँ का आप देखोगे म्यूजिक प्रोड्यूसर नेक्स्ट लेवल है भाई। एक बार मौका तो देखोगे, फिर देखो दिखाते हैं टैलेंट बना। आज इवन दो की जो आपके कैमरा के अंदर बहुत फेमस पर्सन है, जो वो भी बंगाली थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी उनका, तो उनसे बड़ा आज तक सिनेमेटोग्राफर कोई नहीं हुआ। सेन करके कोई उनका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। भाई हमारे इंडिया की खासियत क्या है ना कि हर जगह से कोई ना कोई एक्सपर्टीज है। जैसे अलीगढ़ ने अपनी एक पहचान बनाई लॉक के अंदर, उसके जैसा लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो बिल्ड क्वालिटी है और जो उसके पीछे की लॉजिक्स है, जैसे रामपुर का चाकू बड़ा फेमस, आगरा का पेठा फेमस हुआ, फैज़ाबाद की चूड़ियाँ फेमस हुई, क्योंकि उनसे जैसा कांच के साथ कलाकारी कोई नहीं कर सकता। तो कारीगर जो है, जैसे जयपुर की जूतियाँ हैंडमेड, उनसे बड़ा कारीगर कोई नहीं है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में ना, कोने कोने की, हर एक जगह की है, मतलब अपनी खासियत। ठीक है। अगर
अगर आप पूरे दुनिया में अगर उठा के देखोगे तो ऐसा कहीं नहीं कि अमेरिका का स्पेशलाइजेशन मतलब किन किन चीज़ों के अंदर है, वो ओवरऑल एक चीज़ में है। उन्होंने क्या करा भाई, हमारे पास सब कुछ हो, किसी के पास कुछ ना हो, सब हमारे पे डिपेंडेंट हो। अरे इंडिया का जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेवल था जिसको ख़राब किया ब्रिटिश ने, उसके बाद मुगलों ने। नहीं तो क्या था यहाँ की, अगर आप देखोगे जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय था, सारे रिकॉर्ड चला दिए। ये तो पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे इंडिया में, और आज इंडिया से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने। तो क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ का जो क्या कह सकते हैं आपकी वैज्ञानिक वाला जो इवन दो कि जो आपका प्लेन बना राइट ब्रदर्स ने जो बनाया, वो यहाँ के मॉडल्स प्रोटाइप चोरी करके बनाया था। हाँ, मैंने तो इंडिया से ही पढ़ा था। सब वहीं के। इंडिया में किसी ने एटम बोलते हैं उन्होंने बनाया। अब जैसे अगर आप नासा के अंदर देखोगे तो नासा में किसी भी इंडियन की फोटोग्राफ नहीं है। किसकी है? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की क्यों? क्योंकि वो बंदा था भाई साहब जिसने रॉकेट साइंस दिया पूरी दुनिया को। तो रॉकेट वहाँ से पैदा हुआ कि भाई साहब ये चीज़ होती है भाई, रॉकेट इससे कुछ कर सकते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था टीपू सुल्तान के ऊपर, तो उसने क्या करा भाई साहब, रॉकेट पाइप होते ना, उसके अंदर बारूद भरा, आगे तलवार वेल्ड कराई उसने, और भाई साहब रॉकेट चला के छोड़ दिया। बना दिया। अब जब वो ऊपर गई तो स्पीड से गई, और जब वो नीचे आता है तो देखते हो जब कोई भी चीज़ फोर्स खत्म होता है तो मोमेंट वो स्पिन होना स्टार्ट होती है। तलवार इतनी स्पीड से आती थी नीचे घूमती हुई, वो 4-5 बंदों में आर पार निकल जाती थी। उसी का फिर कॉन्सेप्ट चोरी करके ब्रिटिश ने उसी को उसी की साइंस से मार दिया। क्योंकि पहले के टाइम में ये तो थे कि भाई इसकी कुर्सी मुझे मिल जाए, उसको पटाया, उसकी कुर्सी उसको भी नहीं दी, चल भाई हट साइड। कैसे जीत रहा है ये बता तू बस। ऐसे तो घर के विधि लंगड़ा वाली कहावत। भाई हमारे यहाँ के लोग बड़े कमाल के रहे, सारे के सारे। अगर इतिहास उठा के देखो, अगर इतिहास अगर सही वाला देखो तो बहुत कुछ है छुपा हुआ। और देखो ना आर्यभट्ट, जिसने जीरो एक है कुछ नहीं। जैसे बहुत बड़ी एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसने सोशल मीडिया पे डाला था, बड़ा ही नॉलेजेबल। हायर नंबर लोअर नंबर को पीट रहा था, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक नंबर थे, ठीक है, तो हर बड़ा नंबर अपने छोटे वाले को पीट रहा था। कहते यार क्या करें, कैसे बचे, क्या करें। तो 0 जो था कहता भाई सबसे छोटा तो मैं, मेरे से ऊपर 1, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 9, उसका फिर नंबर रिसेट हो जाता है। ये कैलकुलेटर से ऊपर नंबर कोई ना होता है, हमारा कीबोर्ड में भी तो यही है, 0 से लेकर 9 खत्म। 0 का दिमाग लगाया कि कैसे बचो यार, ये तो सब मुझे मार डालेंगे। वो जाके एक के आगे खड़ा हो गया, कहते भाई हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, फिर ये सब हमसे छोटे। हम इनको मारेंगे। तो समझ आई ना स्टोरी क्या है? वो ये कह रहे कि 0 की वैल्यू समझो, कि जिस नंबर के आगे तुमने लगा दिया वही बड़ा हो गया, ठीक है। और 0 अगर निकाल लो भाई, सैलरी सीधी सी बात है। अब एक बंदा 5 कमा रहा है, उसी के आगे एक 0 लगा दिया 50 हो गया, उसके आगे एक लगा दिया लाख हो गया, उसी के नंबर बड़ा होता जा रहा है भाई। एक 0 इतना बड़ा रोल प्ले करता है। और सीधी सी बात है कि अगर हमारे यहाँ का मैथ ना होता तो आज हम लोग स्पेस में जा रहे हैं तो वो पॉसिबल ना होता। ट्रिग्नोमेट्री तो नॉमिनल है। बिल्कुल। आर्यभट्ट और शंकराचार्य, आर्यभट्ट का शंकराचार्य सेकंड पर्सन थे जो मैथ के अंदर जीनियस थे। बट अब नई पब्लिक जो होती है वो उनमें ब्रह्मांड की लैंग्वेज है मैथ्स, है ना? ब्रह्मांड की लैंग्वेज है मैथ्स। केमिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा आप ये सोचो कि जितनी भी लैंग्वेज इमर्ज हुई सब संस्कृत से निकली, इवन दो इंग्लिश भी आपकी संस्कृत से एटम निकली। के बारे में भी पहले ही लिखा हुआ था किसी ग्रंथ में कि कण से बना होता है। आप देखो सारी चीज़ देखो ना कि 4 वेद पढ़ लो, अगर कहीं से तुम्हें वेद मिल जाए पढ़ने के लिए, ई बुक वैसे आती है वेद की भी, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उन 4 वेदों का अगर आप पढ़ लो तो चारों के अंदर आपकी पूरा इंसान के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर सब कुछ दिया हुआ है। जिसने वो वेद पढ़ लिया वो नई चीज़ें याद कर लेगा। सीधी सी बात है, कैंसर के बारे में उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि ऐसी एक बीमारी होगी, उसका एक ही सोल्यूशन है, कुछ और सोल्यूशन है ही नहीं। और वो सोल्यूशन क्या है? वो सिर्फ गाय का मूत्र, और उसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं इस कैंसर का। जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, देसी गाय का जिसने इस्तेमाल कर लिया उससे बढ़िया कोई नहीं। सो हमारा बॉडी बेस ही हमारा ट्रीटमेंट है। जब लोग बॉडी से निकालते हैं ना, जैसे यूरिन, आँखों से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो जाए, आप 2 ड्रॉप अपनी यूरिन की आँख में डाल दो, आपकी आँखों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गाय का यूरिन अगर डाल दोगे तो आपकी जो पावर कम हो रही है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो गाय के यूरिन में इतनी पावर होती है, देसी गाय, लेकिन खास कर ये कंडीशन
आपको डिटॉक्सीफाई होना है, आपको डिटॉक्सीफाई होना है तो गांव में देसी गाय का ना छान के उसको एक ढक्कन सुबह पानी में लेते हैं खाली पेट, ठीक है, उसका 1 घंटे तो कुछ मत खाओ, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। सोचो तो गाय को क्यों हमारे उसमें देखते हैं ना कि सारे देवता दिखाए गए उसके अंदर, हमारे हिंदू मैथोलॉजिकल में ये दिखाया गया सारे देवता है, उसके अंग अंग में देवता है। ये कामधेनु का गाय के ऊपर जो बताया गया था, देसी गाय कामधेनु का ही रूप बताया जाता है, तो इसका ये पर्पज है। तो गाय का तो कोई भी प्रोडक्ट आपको जो भी मिल रहा है वो आपके लिए अमृत समान है। कामधेनु का एक 5 काम से तो बहुत सारी चीज हमारे यहाँ है ना, एक कामधेनु रखता है, 2 कामधेनु लेके आता है हमारे। सर आप जैसे आपने अभी बताया था फोटोग्राफी, शॉर्ट पे हम लोग जैसे बेसिक सिखाते हैं, कैसे हम मतलब इनहांस करें, आपके लिए क्या हुआ? आपको आपने शायद मेरा सेशन लिया होगा, मैंने बताया था मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग लिया था, नहीं लिया था, इसने लिया था, और तुमने किसको लिया था, आप लोगों में से किसने लिया होगा। तो क्या है ना कि चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, दूसरा एंड यूज़र की नीड क्या है वो समझना है। अगर 2 चीज़ें अगर आप समझ के चीज़ें बनाओगे तो आपका काम सबसे बढ़िया है, और 2 चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाए, आपका कोई ना कोई डिज़ाइन कहेगा राइट क्लिक सर्च विद गूगल लेंस, अच्छा ये यहाँ से उठाया था आज की डेट में ढूंढना मुश्किल तो रहा ही नहीं ना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई, वो तब तक सही था जब तक 2012 था, जो मर्जी बना दो किसी के जब से राइट क्लिक पे गूगल लेंस आया ना तो तुम्हारी पोल बटन 2 मिनट में खुल जाती है जी कहाँ से आया, तो तुम उसमें जो मर्जी चेंजेस कर लो पता लग ही जाना। सो बेटर इज की चीज़ों को समझो कि अगर किसी ने बनाया तो कैसे बनाया। अगर आपने पहला देखो हर चीज़ की एक इंस्पिरेशन है, ठीक है, एक होता है देखो आर्टिस्ट जो है वो इंस्पायर होता है और चीज़ें इनोवेट कर देता है, ठीक है। अब आर्टिस्ट का जो दिमाग है वो नेक्स्ट लेवल चलता है, वो अब जैसे सोचो कि थेनोस ऐसा दिखेगा, एक इमेजिनेशन थी, अब सोचो वो भी थेनोस ढूंढने लगते गूगल पे कैसा होगा ऐसा दिखेगा। सोचो। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपसे कि वो लेवल होना चाहिए, और ये हमारा एकदम तो होगा नहीं, साल लगेंगे, लेकिन डेवलप होगा ज़रूर। सर ये लेकिन क्वेश्चन इमेजिनेशन पावर बढ़ाए कैसे? इमेजिनेशन इसके लिए क्या पावर, ट्रेनिंग है? ब्रेन एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक ऐसा करेक्टर दिखाना चाह रहे हो जो लोगों को कंफर्टेबल करे, और एक आप ऐसा करेक्टर दिखाना चाह रहे हो जो लोगों का ना डर पैदा करे। तो जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे कुछ विलेन ऐसे रहे भाई बहुत जिनकी बढ़िया character बनाया जिनकी है। इमेज ऐसी रही एंड तक जब तक मरे हैं भाई साहब, कि भाई साहब ये तो बड़ा खराब करेक्टर है भाई साहब। मूवी जैसे अमरीश पुरी देख लिया, ठीक है, या जैसे एक वो आता था वो वाला जो रोल रहा है उनका, या जैसे एक वाली थी मूवी वक्त हमारा जिसमें चिकारा जो बना था बंदा, अगर आपने देखा वो मर गया बेचारा, ठीक है, वो बंदा उसका सुनील करके कुछ नाम बड़ा वैसा था सुनील, और काम बड़े खतरनाक मूवी के अंदर। जैसे मदनपुरी, ओमपुरी, इनके बड़े भयानक भयानक रोल रहे, अच्छे रोल भी रहे, ठीक है, गब्बर का अमजद खान बड़े कमाल के रहे। तो सीधी सी चीज़ ये है कि अगर आप अपने कैरेक्टर के थ्रू, जैसे कहते हैं फोटोग्राफी जो है वो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों में दिखाती है। एक कैमरा जो सिनेमेटोग्राफर होता है उसका काम क्या है कि कैमरा से आपको डर दिखा दिया, कैमरा से आपको खुश कर दिया उसने। अब सीधी सी बात है, अगर हमें किसी को खौफ दिखाना है, डर दिखाना है, तो जनरली क्या होता है कि मूवी के उस पर्टिकुलर शॉट को हम लोग नाइट मोड में ले जाते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि भी हमारा साए से हमें डर लग रहा है, तो आपकी जो शैडो होगी, एक तो क्या होता है ना कि जब लाइट नहीं होती, लाइट का लोअर एंगल होगा, तो एंगल देखते हो जनरली इस तरह की मूवी में लोअर एंगल पर रखते हो, तो आपकी शैडो ये लंबी लंबी बनती है, ठीक है ना। और जब आपका वही लाइट टॉप पर आती है तो आपका वो शैडो छोटा हो जाता है, और रात में जब आप चल रहे हो तो पीछे की गाड़ी आ रही है, आपकी शैडो जा रही है किलोमीटर दूर तक टिकट के लंबी तो लाइट का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ किसी को ऐसा देख रहे हो, जैसे दी विंची ने दिखाया कि भी एक कैरेक्टर जो कि बड़ा भयानक सा है, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कर दो जो किसी को इजी टू अंडरस्टैंड ना हो, ठीक है। तो वो जो समझ में ना आए वो डर है, जो समझ में आ जाए वो कंफर्ट है। सीधी सी बात, जिस चीज़ को कोई समझ ना पाए वो जादू है, जो समझ में आ जाए अच्छी अभिज्ञान है, तो ये तो टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इसके पीछे साइंस। और जैसे वो नहीं आता एक, अगर आपने देखा होगा एक बहुत फेमस मैजिशियन है, क्या नाम है उसका? डायनामो।
अभी भी ना आपको चीज़ें पता नहीं चलती वो क्या है। अब जैसे फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना, कुछ सोडियम एसीटेट पर कुछ बोलते हैं, जब आप पानी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हो उसको फ्रीज करना चालू कर देता है। तो वो उसी का यूज़ करके उसने बर्फ़ जमा दी थी वैसे उसके अंदर। इंस्टेंट जो है इससे होता है। तो हाँ, तो वो वाला जो पार्ट दिख रहा था, तो पूरा का पूरा सब कुछ सेट होता है, लेकिन सफाई से इतना दिखाता है बंदा कि मतलब लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन अगर लोगों ने उसके ऊपर फिर बनाया कि डिकोड भी किया उसकी चीज़ों को, ये कैसे कर रहा था वो चीज़ें। लेकिन फिर कुछ चीज़ों में रियलिटी है, ठीक है, साइंस के साथ भी कुछ टेक्निक मिक्स करता है। जैसे बनारस आया था बंदा, देखा था हमने, साड़ी बना देता था। दूसरा उसने कुछ सबसे जो फेमस एपिसोड रहा बनारस की गंगा नदी में, उसने न जाने कितने दिए बना दिए थे। ये एक साथ जला दिए थे ऐसे। हाँ, वन वो गए। इंसान अपने आप में चमत्कार। हाँ वही तो होता है जो हमें समझ नहीं आता, तो वो क्या है, वही तो हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया, वही तो। तो क्या ब्लड नहीं बना पाया अभी तक इंसान। नहीं, ब्लड का अल्टरनेट बन चुका है। हाँ, ब्लड का अल्टरनेट बन चुका है, अब वो वाला सिस्टम नहीं है। ब्लड का अल्टरनेट बन चुका है ब्लड का बहुत। हो गया, आंखों का हो गया। देखो चीज़ें क्या है ना, मैं आपको बता दूँ, अरे अंधे लोगों के लिए बना दिया ना, हाँ हाँ। जिनको जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनके लिए सॉल्यूशंस आ गए आज की डेट में। अगर आप टेक्नोलॉजी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके ना ग्लास के अंदर उस तरह की चीज़ें लगा दी गई हैं कि जो आपके कलर को समझने में अंडरस्टैंड करती। तो अब से 7-8 साल पहले 2.5 लाख का वो चश्मा आता था जिसके अंदर टेक्नोलॉजी डाली गई थी, ठीक है, 7-8 साल पहले बता रहा हूँ, यानी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अंधे लोगों के लिए ब्रेन में इमेज प्रोसेस करने का सिस्टम बना दिया गया है कि वो चीज़ों को समझ पाए। अब अंधे लोग कैसे समझते हैं कोई चीज़ बड़ी है छोटी है, तो वो ना अब जो साउंड वेव होती है वो उससे इमेज को प्रोसेस करता है। जैसे देखते हैं ना कि सबमरीन का मैकेनिज्म क्या है, वो एक वेव थ्रो करता है, और जो वेव जब रिटर्न में जितनी बड़ी बनती है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितनी छोटा बनेगा उतना छोटा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे हमसे क्यों कहा जाता है कि खूब सारा पानी पियो, ब्लैडर पूरा फुल हो जाए। तो जितना अंदर पानी होगा उतना पिक्चर अंदर की क्लियर बनेगी, और जितना कम पानी होगा उतनी पिक्चर आपकी क्लियर नहीं बनेगी, ठीक है। तो जैसे सोनार का आइडिया भी कहाँ से लिया गया, आपका चमगादड़ और आपका डॉल्फिन, दो लोगों से लिया गया, क्योंकि डॉल्फिन की बॉडी की अगर डिज़ाइन को देखो तो उसके डिज़ाइन पे बेस्ड है आपका ये सबमरीन का सिस्टम। और वेल मछली जो होती है जो पानी में पता लगा लेती, सॉरी वेल नहीं, शार्क मछली होती है पानी में पता लगाती भाई कहाँ पर बंदा है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करती है, तो वो इलेक्ट्रिक वेव्स से पता लगाती है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बड़ी तगड़ी सिस्टम है। हम कहते हैं वो सूंघ के पता लगा लेती है, नहीं, वो पानी के अंदर हल्का सा भी अगर कंपन होगा ना, हर एक वेव एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उससे पता लगा लेते हैं उसका शिकार कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो छोटी मोटी मछलियाँ तो जाती नहीं है, अगर आपने पानी में पैर डाला तो उसके वेव्स से वो पता लगा लेगी कि वैसे कितना बड़ा करेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे पकड़ने जाना है। तो ये सारा सिस्टम जिसमें ना ईल इलेक्ट्रिक ईल जो होती है, तो सोचो कि इतना करंट प्रोड्यूस करती है वो, मतलब वेल मछली से दूर है जो जितना इसके क्लोज उसमें होगा बंदा खत्म। मगरमच्छ तक को मारने की ताकत रखती है, नहीं पैरालाइज तो कर ही देती है। जैसे एक दो कुत्ते के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने पकड़ लिया यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, टॉय टॉय क्योंकि 12 वोल्ट पे ना पूरी दुनिया चलती है। हमारी ह्यूमन बॉडी खुद 12 वोल्ट पे उस पर चलती है, हमारे अंदर 12 वोल्ट का करंट हमेशा रहता है, क्योंकि क्या है ना, जैसे हम करंट को चार्ज और डिस्चार्ज हमेशा करते रहते हैं। खासकर आपने विंटर्स के टाइम में देखा होगा, जब एक दूसरे को टच करते हैं तो करंट डिस्चार्ज होता है, तो जिसके अंदर होता है उसको नहीं लगता, जिसके अंदर नहीं होगा उसको फील होगा, क्या होगा, स्पार्क भी निकलता है। हाँ निकलता है। तो इसी 12 वोल्ट की एनर्जी को यूज़ करके अब से 14 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हमें अपनी मेमोरी को एक्सपेंड करना हो, लाइक हो सकता है कि किसी का दिमाग जो इतना वेल ट्रेंड नहीं कि वो चीज़ें याद कर पाए, तो आप पेन ड्राइव अपने अंदर लगा सकते हो, बन चुका है सिस्टम। और हमारा ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन से दौड़ते हैं हमारे ब्रेन में दौड़ते हैं, तो वो उसको डेटा को रीड भी कर रहे हैं। और वही सेल होता है ना, शायद पूरी बॉडी में एक ही होता है, बहुत लंबा सेल होता है, 1-1.5 मीटर का होता है। तो हमारे ब्रेन में तो बहुत ज़्यादा नंबर, हजारों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो इतना फास्ट प्रोसेस कर रहे
सोचो आपके कंप्यूटर को भी टाइम लगता है डेटा ढूंढने में। हम जो है एक सब पता होता है ये क्या 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 विजुअल्स, हम पता नहीं कितने टेराबाइट की स्टोरेज हमारी। हम तो अभी 1% अपने ब्रेन को एक्सप्लोर कर पाए, जो जैसे 6-7% ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सप्लोर किया अपने दिमाग को, जैसे आइंस्टाइन के बारे में बोला जाता है। अभी जैसे एक लड़की है जो अभी इस वक्त नासा में है, जिसने मेरे ख्याल से 9 साल में PhD वगैरह सब पूरा कर लिया अपना, सारे एग्जाम पास कर दिए। ये सही है। 9 साल की बच्ची, उसका आइंस्टाइन को उसने ब्रेक किया है। 9 साल में उसने PhD खत्म कर डाली, पता नहीं कितनी। कहते हैं भाई दिखाओ क्या है, दो खत्म। वैसे वो दिखाते थे उसमें सही बात है, इंसान में बहुत ताकत है। चिट्टी 2.2 किताब ऐसे दिखता था, चलो ये कोई मिल गया, मैं उसको दिखा ऋतिक रोशन को, वो तो चलो ठीक है। लेकिन देखो ना यार कि अंदर रियल में लोग अवेलेबल हैं यार। होते हैं ऐसे कई बच्चे होते हैं। वो देखा ना स्टैनली का सुपर ह्यूमंस, तो रियलिटी है। नासा में भी तो आया था एक बच्चा जो ट्रिप, स्कूल वाली ट्रिप से ले गए थे, तो उसको ऐसे ऑब्जर्व करवाते हैं तो वो एक स्टार देख लेता जो आज तक कोई नहीं देख पाया नासा में। उसको दिखता है वो स्टार से, उसके वही नाम रखता है उसका, उसको नासा में जॉब भी मिल गई थी। बहुत सारे ऐसे सुपर कितने लोगों ने आज तक देख नहीं पाया। अब आप सोचो कि हम पानी जो पी सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में पी सकते हैं। एक बार में एक बंदा हद मार के 3 लीटर ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। अगर ज़्यादा पानी अगर आप पी लेते हो तो आपके अंदर पानी की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो आप वैसे ही मर जाओगे, ठीक है। तो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम का सिग्नल ये है कि आपके लिप्स ड्राई होंगे, और ज़्यादा का मतलब ये होगा कि आप सांस नहीं ले पाओगे, ब्रीथ नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। अब एक बंदा है जो स्टैनली का सुपर ह्यूमन दिखाया, वो कम से कम 10 लीटर पानी बार पी जाता है, और छोटी मोटी आग जैसे लग जाती है ना उसको तो मुँह से बुझा देता है बंदा। वो पानी रिवर्स भी ला सकता है, वो भी अच्छे खासे प्रेशर के साथ। कि वो लिमिटेड करते हैं भाई, वो बंदा 10 लीटर पानी पी के भाई से उसको यूज़ कर रहा है। रियल लाइफ में रियल लाइफ अभी तुमने न्यू ईयर पे सुनी थी खबर, एक लड़का पार्टी करने जाता है अपने कंट्री से दूसरे, तो बीच पे उस पे कोई गोली चलाता तो गोली अटक जाती है उसके स्कल पे। हाँ। उसको पता भी नहीं, कुछ टाइम बाद डॉक्टर पे जाता है मेरे सर दर्द हो रहा है, बाद में एक्सरे होता है तो पता चलता है इसके तो गोली लगी है, तो पता नहीं मरा कैसे वो बंदा भाई। वो ना उसके ब्रेन के बाहरी साइड से निकल के गई थी, तो इसलिए उसको कुछ हुआ नहीं। अगर उसके ब्रेन से निकल गई तो नहीं बचता, तो उसका इस वजह से बची। मतलब हमारी बॉडी में सबसे हार्ड जो बोन है ना उसका लेवल, स्कल है, हाँ। और ये हमें लगता है कि पूरा एक है, लेकिन ये बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में है। ये सॉकेट्स में आपस में उलझे हुए हैं, लाइक क्रेटर। जो धरती का नक्शा आप देखते हो ना, ये सम सॉर्ट ऑफ कुछ वैसे ही है, जैसे अफ्रीका फंसा हुआ है, ये उसमें फंसा हुआ है, वैसे हमारा पूरा बाहर का स्कल फंसा हुआ है। लेकिन ये सबसे हार्डेस्ट है। कई बार आप देखो तो सर पे आप किसी के मुक्का मार लो बंदे को भाई, जब थोड़ा सा देर के लिए लगेगा, लेकिन उसके कुछ नहीं होगा। अब छोटा बच्चा जो होता है, आप देखते हो कि जब बच्चा 2 साल तक का रहता है ना, तो उसके सर की शेप सबके ना डिफरेंट मिलेगी। तो जैसे जो देसी लोग हैं, बिल्कुल डॉक्टर तो मना करते हैं आज की डेट में, लेकिन गाँव के जो देसी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चे के सर पे पट्टी बांध देते हैं कि वो गोल ही रहे। अब अफ्रीका में अगर आप देखो, इनका एक ट्राइब है जहाँ पर इतने बड़े बड़े ऊँचे सर होते हैं, तो 1.5 फीट। वो बांध के क्योंकि भाई इतना टाइट बांध दिया तो सर ऊपर बढ़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बांध देते, फिर ऊपर, तो मतलब 1.5 फीट का सर बना देते हैं भाई सब। हाँ, ह्यूमन बॉडी एक ऐसी है कि जिसको जैसा चाहे वैसा बना दो भाई। हम कहते हैं ना सर्दी लग रही है, जैसे हम कहते हैं ना सर्दी लग रही है। अब जैसे वहाँ पर उसमें देखो आप अलास्का में एक बंदा है जो माइनस पता नहीं कितने टेम्परेचर में बंदा मस्त घूम रहा हो, जैसा ट्रेंड कर लो वैसे। एक प्रोग्राम आता था सुपर ह्यूमंस में, वो स्टैनली वाले तो सारे रियल है। सारे रियल हैं, हाँ। इवन तो डिस्कवरी ने एक वो दिखाया था आपको ना, नाइट में आता था, हॉरर फाइल्स के ऊपर कुछ था उनका प्रोग्राम, मुझे नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो उसमें नेगेटिव एनर्जी को लेकर बनाता था। तो नेगेटिव एनर्जी को लेकर हमारे इंडिया में थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, और यहाँ के साइंटिस्ट कुछ काम करें। जैसे वो नहीं है, एक राजस्थान में गाँव है पूरा का पूरा, मुझे नाम ध्यान नहीं है, शायद वही है, जो पूरा रातों रात खत्म हो गया था गाँव। और वहाँ पर इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उस बंदे ने एक ऐसा स्पेशली कैमरा डेवलप करवाया है जिसमें वो उसमें कैप्चर कर पाता है चीज़ों को, उन एनर्जीज को। साउंड को तो कैप्चर करने के इक्विपमेंट्स बहुत पहले बन चुके हैं, उसने कैमरे के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उस तरह से, तो वो चीज़ों को कैप्चर करके दिखाया। मैं तुम्हें उसका यूट्यूब चैनल का नाम बताऊँगा ढूंढ के, उसके चैनल भी है। ट्विंस है क्या वो? शायद हैं दोनों, लेकिन ये मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ वो ट्विंस है, मतलब ट्विंस है या दोस्त है दोनों आपस में। अच्छा। वो दोनों साथ में ही जाते हैं। अगर उसमें राजस्थान का एपिसोड आया तो वही है, फिर देखो देखना उसको। नाम पे आदमी मेरी फीड में
पहाड़ों में आवाज़ रुक जाती है, इसलिए वहाँ से एनर्जी भी वहीं की वहीं रह जाती है, वो निकल नहीं पाती। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न होता है। तो जैसे आप डलहौजी अगर जाओगे ना, कभी कभी गया डलहौजी? नहीं गया ना? डलहौजी जाना, वो अलग है, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, पठानकोट से आगे डलहौजी जगह पड़ती है, उसको कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब आप नहीं, दार्जिलिंग तो इधर हो गया आपका बंगाल साइड, जो आसाम बंगाल उधर की तरफ। तो डलहौजी में जब आप जाते हो तो होटल में, जैसे अगर आप फैमिली के साथ हो और आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन, लेडी स्पेशली अगर बाल खुल के जाती है, तो होटल का ही मालिक मना कर देगा जी बांध के जाना। हमारे गाँव में भी होता है सर, और लड़कियों अपने यहाँ तो जनरली नाइट वगैरह में बोलते हैं, वहाँ तो डे में बोलते हैं। डलहौजी का जादू बड़ा खतरनाक है। इवन तो लेह के अंदर भी एक ऐसा गाँव है जहाँ पर वो पूरा आइसोलेटेड है, बहुत कम लोग जाते हैं, जो जाता है वो वापस नहीं आता। तो लेह के अंदर भी एक ऐसा जगह है एक्चुअल में, तो वहाँ पर बड़ा खौफ है लोगों की, भाई कहीं भी चले ना वहाँ मत जाना। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके तो वैसे मैंने आसाम में सुना है। ये मैंने अफ्रीका में भी देखा है, मरे हुए लोग अफ्रीका में। आसाम में भी होता है बहुत ब्लैक मैजिक। देखिए वो सारी किताबें वो हैं बहुत ही सेफ प्लेस में रखी हैं। आसाम में रहने की आदत है, दिल्ली में इतने भाव सारे खाते हैं, practices बड़े फिरते हैं। एक अरे ये तो फेक होते हैं दिल्ली में। एक ना बहुत पहले बुक लिखी गई थी, उसको ना आइसोलेट कर दिया गया बुक को बिल्कुल, ताकि लोगों की उसमें ना आए बीच में। उस बुक के अंदर हर तरह के लोगों को, मतलब किसी भी तरह की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो किसी बहुत बड़े उसने लिखा था, मतलब जो होते हैं तांत्रिक, उसने लिखी थी, उसके सारे मंत्र हैं उसमें लिखे हुए। तो जितने लोगों ने बुक ट्राई मारे साले सब मर गए क्योंकि भाई बुलाना आता है, भेजना आता नहीं। सही भाई बात है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सर भूल भुलैया में भी तो भूत दिखाया था, बट उसको साइकेट्री से कनेक्ट कर दिया। हाँ, तो ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते ना, ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते। पर जब इतनी ताकत कैसे आती है, बेड कैसे उठा देती है उसका बड़ा, तो हमारी बेड होता है वो। तो बेसिकली क्या है कि हमारे गाँव में तो बहुत कुछ बोलते हैं, जंगलों में हंसो मत। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में बोला आपस था में कि सेम ही चिपक जाता है। मैं यूपी से हूँ, हिंदू धर्म में क्या रहता है कि आप अगर हनुमान जी का पाठ करते हो, ज़्यादा मतलब कुछ ठीक है, नहीं जाता ओवर। तो मेरे ख्याल से 40 डेज का समथिंग होता है, लेकिन आपको बिल्कुल आइसोलेट होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके करना पड़ता है। उसके बाद आप बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी अचीव करते हो। ठीक है, मतलब कि आप हाइट आपके लिए कुछ नहीं है, फिर कहीं से भी कूद जाओ आप सेफ रहोगे, मतलब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही उसमें होता है मुस्लिम कल्चर में 40 दिन का चिल्ला, ठीक है, 40 दिन तक वो लोग भी आइसोलेट होकर काम करते, तो उनको मिलती है जिन से ताकत। तो जैसे मूवी देखी आपने वो डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वो एक डिफरेंट उससे दिखाते हुए एनर्जी यूनिवर्सिटी, नहीं वो थी उनकी मेन एंशिएंट वन, वो किसी डिफरेंट उससे डायमेंशन से एनर्जी लेती थी, डोरमामू से, डार्क डायमेंशन डोरमामू से। तो ऐसे ही होता है। तो जो जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, पिशाच होते हैं, पिशाचनी होती है, चुड़ैल होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे इनमें भी लेवल्स होते हैं। ठीक है कैटेगराइज किया गया। तो बहुत सारे लोगों का है एक्चुअल में कि उनका एनर्जी सोर्स, तो जैसे जिन लोगों ने हमारे उसमें हिंदू धर्म में आपने पढ़ा होगा कि लोगों ने समाधि ली और वो सालों साल तक आए नहीं, तो वो क्या है, यानी कि उन्होंने किसी एक ऐसी एनर्जी से कांटेक्ट किया जिसने उनकी भूख प्यास की जो होता है ना हमारा ऑर्गन, उसको फिक्स कर, खत्म नहीं, उसको रोक दिया। जैसे मूवी दिखाते हैं ना साइंस फिक्शन, स्पेस ट्रैवल हम लोग करते हैं, तो हमारी बॉडी ना ग्रो नहीं करती उतने टाइम पे, जब हम लोग पॉड में जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आप खाते हो, आपके ऑर्गन्स चलते हैं, तो आपकी एज बढ़ती है। अगर हम ऑर्गन्स को काम नहीं देते तो हमारी एज नहीं बढ़ती है। तो जैसे ब्रिटिश टाइम में बहुत सारी रानियाँ महारानियाँ ऐसी रही हैं जो क्या करती थी, जवान बच्चे को मार के उसको खून पीती थी, ठीक है, क्योंकि जितना नया खून होगा उतना आपकी एंटी एजिंग का काम करेगा। गोल्ड उसके अंदर मिक्स करके लेते थे, गोल्ड आपका एंटी एजिंग में सबसे बढ़िया है। सिल्वर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बीमारियों से दूर रखता है। तो ये बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको ब्लेंड करके लोग 150 साल तक वैसे ही रहे जैसे एक 30 साल का बंदा दिखाई देता है। चाइना स्टिल आज भी आपको वहाँ पर 130 की एज तक के लोग जिंदा मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना के अंदर जो खान पान है ना, जो कल्चर है, वो लोग स्पाइस वगैरह का यूज़ नहीं करते बिल्कुल, वो बॉइल्ड कॉन्टिनेंटल पे चलता है। हम अपना सिस्टम ख़राब कर रहे हैं ये चाट मसाले के चक्कर में। अब देखो हमारे यहाँ बोलते हैं कि नूडल्स मत खाओ, चाइना में नूडल्स ही खाया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि नूडल्स के साथ कुछ मिला नहीं रहे, ठीक है, नूडल्स खा रहे हो, लेकिन नूडल्स का जो पानी है वही नूडल्स की उस चीज़ को किल करता है, फैट की प्रॉपर्टी को। और
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे बिहार साइड से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, बंगाल साइड से चावल खाया जाता है, लेकिन अगर आप बिहार बंगाल जाके देखोगे तो कायदे में वहाँ के लोग आपको मोटे नहीं मिलेंगे। मोटा आपको वही बंदा मिलेगा जो साथ में बियर पी रहा होगा, ये जो भाई साहब कुछ और खा रहा होगा ना, तो चाट पकौड़े खा रहा होगा बैठ के। तो ध्यान रखना, ऑयल हमारी बॉडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ना कि खान पान। एक्चुअल में हम यहाँ पर जो चावल खा रहे हैं, इस चावल को ना कितना खाना आप मोटे हो ही नहीं सकते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि चावल के ऊपर होती है कोटिंग विच इज़ कॉल्ड पॉलिश। उस पॉलिश को हम लोग जब देखते हैं ना बासमती का या जिनके जो प्लांट है वहाँ से प्रोसेस करके निकाल देते हैं, उस पॉलिश को फिर मार्केट में बेचा जाता है और उससे फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं एक्सपेंसिव। इवन दो कि आप अगर जैसे गाय भैंस को बहुत हेल्दी दिखाना चाहते हो तो पॉलिश खिला दिया जाता है, वो एकदम बूस्ट कर जाता है। तो मोटा वही हो सकता है जो उस पॉलिश को खा ले। लेकिन आप जो इंडिया गेट बासमती दिखा रहे हो, चावल चावल ही नहीं, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी ही नहीं बची जो आपको फाइबर दे उस तरह का। अब इसमें क्या है कि अगर आपको चावल के फैट से बचना है तो चावल को बॉईल करो, उसका जो पानी होता है उसको निकाल दो, मांड जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पहले के टाइम में जब रिवाइव नहीं आता स्टार्च के फॉर्म में यूज़ करते थे कड़क करने के गोंद की तरह यूज करते थे उसको पहले, लिए, लेस बनाते हैं उसका। मैंने खुद करा है, मैंने एक प्रोजेक्ट में लगाया था। तो हम लोग आटे से भी सेम काम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बॉन्ड बनता है उस चीज़ का ना। जिसके पास फेविकॉल ना हो तो उस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने करा हुआ है, दोनों यूज करा हुआ है। तो वो चीज़, तो हर चीज़ की खासियत है। जैसे बैंगन आप खाते हो ना, बैंगन के ऊपर का जो कहते हैं जो ताज होता है, बैंगन अपने बारे में ये कहता है कि मैं इतना गर्म हूँ खाने में, अगर आप मुझे 15 दिन खा लो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो इसलिए बैंगन का क्या होता है, बैंगन का जो वो होता है ना ऊपर का, लोग फेंक देते हैं, वो फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी सब्जी में डाल देना चाहिए। तो बैंगन की गर्मी की जो प्रॉपर्टी वो खत्म होती है उससे। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें बनाने का सिस्टम ही नहीं पता कि उसका बनाने का राइट प्रोसेस है क्या। हाँ, तो तभी तो थ्योरी बन रही है। वो नहीं होते गोभी के नीचे जो डंठल होते निकले हुए, वो भी नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि गोभी सबसे ज़्यादा आपको बादी करती है, यानी कि गैस बनाती है। अगर आप वो डंठल साथ में बना दोगे तो कभी आपको रात में गोभी खा के गैस नहीं बनेगी। मूली खाते हो, मूली खाने के बाद पराठे जैसे खा लो तो स्मेल मारता है ना, लेकिन मूली के ऊपर के अगर वो हरे जो डंडियाँ होती है निकली, पत्ते काट के फेंक दो, उसकी वो इतनी डंडियाँ होती हैं उनको साथ में डाल दो तो आपकी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो हर चीज़ की नेचर में प्रॉपर्टीज के साथ में दी है, जिसको हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। एंटीडोट साथ में मिला हुआ है, एंटीडोट साथ में। अब जैसे होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, भी भिगो के खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि उसको सही रखने के लिए जो उसके टॉक्सिन डालेंगे ना नेचर ने, वो अलग हो जाते हैं। आप एक बार ड्राई फ्रूट्स को भिगो दो, उसका बाद उसको चाहे सुखा लो, वो सड़ जाएगा, और जब तक भीगेगा नहीं तब तक वो सेफ रहेगा, उसकी लाइफ ही उसी के अंदर। समझ गए ना? ये है ड्राई फ्रूट का प्रॉपर्टी कि जहाँ भीग गया वहाँ ख़राब हो जाएगा, चाहे कितना धूप में सुखा लेना, बचेगा नहीं बिल्कुल। और चावल के केस में क्या है कि मान लो कि तुमने किसी इवेंट में चावल बनाया, लेकिन चावल बच गया, लोग अकल नहीं है फेंक देते हैं। अब चावल का सिस्टम क्या है, चावल को धूप में सुखा दो अगर तुम्हारे यूज़ में नहीं है, और फिर उसको दोबारा बना लो, सेम प्रॉपर्टी। चावल की खासियत है, तो चावल कभी भी वेस्ट हो रहा हो उसको सुखा लो। तो बहुत गाँव में क्या था, बड़े जैसे शादी वगैरह हो, लोग पब्लिक उतनी आई नहीं, तो क्या करें, तो सुखा के बचा लेते हैं, और फिर वापस से सेम वही प्रॉपर्टी आपको मिलती है। और चावल को अगर तुमने माइक्रोवेव कर दिया तो वो जहर है। बट ऐसा नहीं कहते सर, लाइक ओवर कुकिंग से भी न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं। क्या ओवर कुक करने से भी खराब हो जाते हैं। इसलिए तो कभी कहते हैं ना कि प्रेशर कुकर में कभी नहीं बनाना चाहिए। जो भी चीज़ प्रेशराइज होगी ना वो हमेशा खतरनाक है। जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे आके ना क्लास में चिप्स ऑफर करते हैं, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि आप जो चिप्स खा रहे हो वो आप जहर खा रहे हो, वो चिप्स नहीं है। तो टेस्ट है सिर्फ उसका मसालों का, लेकिन उसमें डली हुई नाइट्रोजन। पैकेजिंग के लिए होती है। अब सोचो कि उसमें क्या प्रॉपर्टी बची चिप्स के अंदर, समझिए ना। अब आप खुद समझो कि जो डोरिटो खा रहे हो, जो तुम ये टेढ़े मेढ़े खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, भाई नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन सारी चीज़ें वेलकम कर देती है। नाइट्रोजन क्रंच रखने के लिए रखा जाता है चीज़ें। हाँ, उसकी मतलब उसके अंदर जो एक बैक्टीरिया जो प्रोसेस होगा वो खत्म हो गया भाई, तो तुम्हें क्या फ़ायदा देगा जब वो बैक्टीरिया का नहीं रहा, तो तुम्हारे किस काम का? तो ये सोचो ना, तो कुछ चीज़ों के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वही उसको डाइजेस्ट करता है, और तुमने वही प्रॉपर्टी खत्म कर दी, तुम्हारे लिए तो वेस्ट लिए घूम रहे हो तुम अपने लिए। एक नूडल की सीधी सी कहानी, जो हमारे यहाँ मिलता है और एक नूडल जो चाइना में मिलता है, फ़र्क ये है कि उनका नूडल सेम डे प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ की मैगी 1 हफ्ता लगता है डाइजेस्ट होने में। ये
तो फैक्ट्री के अंदर उस जिस आटे से चावल के उससे वो बनती है उसको वो पूरा प्रोसेस कर देते हैं। कहते हैं ना हम लोग आशीर्वाद का आटा लाएंगे, नहीं लाना चाहिए, चक्की का आटा लाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जब चोकर ही नहीं बचा तो फाइबर कहाँ बचा। हम रोटी क्यों खाते हैं? फाइबर के लिए, जो हमारे लिगामेंट को सपोर्ट करता है। और फाइबर है नहीं, तुम आटा खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, तुम्हारे अंदर गट्टी हो रही है। तो आज के डॉक्टर इसलिए मना करते हैं आटा मत खाओ, रोटियां मत खाओ। क्यों मना कर रहे हैं? वो ऐसा नहीं, कोई पहले के डॉक्टर को तो कहते थे रोटियां खाओ, अब क्यों मना कर रहे हैं? आशीर्वाद का आटा खा रहे हो, नेचर फ्रेश का आटा खा रहे हो तो मत खाओ, उससे अच्छा चावल खा लो। लेकिन अगर चक्की से आटा लेके खा रहे हो बिना छाने, बिना फिल्टर किया हुआ आटा, वो तुम्हारी सेहत को लगेगा। तो तुम्हें जिम में जाकर जो ये सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं ना, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस समझो। निकालना ही तो नहीं होता है, हम क्यों निकाल रहे वही हैं? तो शुगर होता है। भाई छानने का प्रोसेस क्यों आया था, उसका भी सिस्टम समझो। छानने का प्रोसेस ये था कि आटे को अगर अपने 15-20 दिन ऐसे ही बंद रख दिया, उसमें सुरसुरी हो जाती थी, उसको निकालने के लिए होता था, ना कि उसके अंदर से जो छिलका निकलता है उसको हटाने के लिए। वो छिलका ही तो है उसकी पावर। अभी एक बंदे ने, भाई साहब कोई है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, उसने बोला मिलेट खाओ। भाई बाजरा वाजरा जो होता है मिलेट खाना स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप सोचो कि कोई बंदा उसको फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख के बंदा तो मर जाएगा। भाई मिलेट डाइजेस्ट करने के लिए तो हमारे ऑर्गन बने ही नहीं ना, तो हम क्यों मिलेट खा लें? भाई वो गलत ज्ञान फैल रहा है बंदा, वो कह रहा है मिलेट्स खा लो। अब आप डेली बेसिस पे हाँ कहते हैं मिलेट्स खाओ। अब मिलेट्स सोचो बाजरा हम सर्दियों में हफ्ते में एक बार खाते हैं। अगर आप पूरी सर्दी रेगुलर खा लो ना, ये तो तुम पागल हो जाओगे, गर्मी कर जाएगा तुम्हें। क्योंकि कबूतर को देखते हो, वो बाजरा ही खाता है, क्या उसको विंटर्स तो कोई कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो वो इतना गर्मी कर देता है और इतना डाइजेस्ट करने में टफ होता है। हमारे ऑर्गन नहीं बने, कबूतर के बने। लेकिन क्या बाकी चिड़िया बाजरा खाती हैं? नहीं खाती, वो कुछ दूसरी चीज़ खाती हैं। तो हर एक का डाइजेस्ट करने का, चीज़ों को हजम करने का सिस्टम डिफरेंट है। कुत्ता आपका सर्वाहारी है, उसको नॉनवेज दे दो, वेज दे दो, सब खा लेगा, है ना। लेकिन हम में से कुछ लोग जो होते हैं नॉनवेज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, हमारे यहाँ देख तो रिप्स होती हैं, हम सभी जिम वगैरह करते हैं, क्लियर पता चलती है, सभी को तो लीन हो जाते हैं। रिप्स का काम क्या होता है, किसी को पता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो लंग्स को पंचर करने से बचाना। आने वाले टाइम में हमारे रिप्स के नंबर ऑफ जो है वो घटते जा रहे हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स के हुआ करती थी, जो अब हमारे पास है, बहुत कम बची है, बहुत कम रह गए, आधी हो चुकी है। आने वाले टाइम में आपके पैरों के जो अंगूठे हैं, जो उंगलियां हैं, ये और छोटी हो जाएगी, क्योंकि इनका पर्पस था हमारे शरीर में देने का वेट लिफ्टिंग। हम में से वेट लिफ्टिंग कितने लोग करते हैं? सब तो रोबोटिक सिस्टम हो गया ना, लिफ्ट लगी और सामान नका सर ऊपर। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी डीएनए जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं है, कोड कर लो। धीरे धीरे तुम्हारी जनरेशन वाइज जनरेशन वो चीज़ें खत्म कर जाएंगी। हमारी पूंछ होती थी ना, खत्म हो गई। अपेंडिक्स होती है ना, अपेंडिक्स का काम क्या था कि अगर हमने रॉ मीट खाया तो उसको पचा लो, यानी कि बिना प्रोसेस किया हुआ जो मीट होता है। अब हम लोग कुक करके खाने लगे तो अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया। अब बहुत लोगों की दिक्कत कर जाता है, किसी किसी के बस्ट हो जाता है। तो ये उसके लिए था। जो भी चीज़ें आप छोड़ते जा रहे हो अपने पास्ट से, वो सब प्रोग्राम हो रही हैं आपके डीएनए के अंदर, और डीएनए भेज रहा है अगली जनरेशन के अंदर। तो जनरेशन वाइज जनरेशन चीज़ें खत्म होती जाएंगी। हमारे पहले कान मूव करने वाले होते थे, ह्यूमन्स बड़े भी होते थे, लेकिन हम पहले वॉइस को अपने कानों को एंगल पर सेट करके समझ सकते थे कहाँ से। आज की डेट में हमारे पास वो सेंस नहीं कि साउंड आ कहाँ से रहा है, बहुत कम समझ पाते हैं। कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ से फ़ोन बज रहा है, पता नहीं चलता, कन्फ्यूज़न सा होता है ना। लेकिन वहीं पर एनिमल आप देख रहे हैं, जैसे गाय भैंस घर में तो तुरंत एंगल बना लेती है, तुरंत साउंड कहाँ से आया, ट्रैक। क्योंकि जैसे कहते हैं टाटा स्काई, तो ये डिस लगा है, यहाँ सिग्नल आया है। तो एनिमल्स का अगर समझो यार, बायोलॉजी बड़ी कमाल चीज़ है। हमने